नमस्कार साथियों, फिर आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकांक्षा द डीआई में। इस वैदिक खास सेगमेंट में हम जो बात करते हैं वो करते हैं उस पूरे करंट अफेयर की जो पूरे मंथ में कौन कौन से खास टॉपिक रहे हैं उनको चुना जाता है और आपके लिए इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, स्टेट पीएससी के हों, या फिर एसएससी, जीडी, रेलवे, किसी भी फोर्स के एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, या फिर जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं, और साथ ही साथ इसमें जो कि टीचर्स के एग्जाम हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, बाकी कोई भी स्टेट की हो, उसमें जो आपसे जो करंट अफेयर सेक्शन पूछा जाता है उसके 90 से 95 या 100% तक क्वेश्चन आपको इससे फंसे हैं। ये कोशिश कर यही इसकी खास कोशिश की गई है इस सेगमेंट में, जिससे कि आपको पूरा करंट अफेयर कवर किया जा सके, जो काफ़ी खास रहे हैं पूरे महीने में। तो इसी तरह के और अपडेट को पाने के लिए आप मेरे चैनल आकांक्षा डीआर को सब्सक्राइब करिए, उसे कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और हाँ, उसमें बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। क्योंकि ना इसमें हम केवल करंट अफेयर को कवर करते हैं, बाकी अन्य स्टैटिक जो पोर्शन है उसको भी कवर करते हैं। उसको जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक और किन किन बातों पर चर्चा की जाती है, उनका एनालिसिस किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा चले, लेकिन आपको धैर्य के साथ इसको सुनना है, और आपको ज़्यादा लंबा लगे तो आप बीच में इसको रोक दीजिए, फिर आपका जब मन करे तब उसको देखिए, और जहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके नोट्स बनाइए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, नोट्स बनाने के अलावा हम चाहते हैं इसको आप हमें रिटन फॉर्म में दे दीजिए, जिससे हम अपने हिसाब से उसको हाईलाइट कर सकें, मार्क कर सकें, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने मेल कुछ अपना ईमेल एड्रेस डालिए, तो उसमें क्या किया जाएगा, आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को, और करते फिर देखते हैं उनमें क्या खास था। सबसे पहले देखते हैं अब समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी के बारे में। अक्सर जब भी कोई भी ऐसे एग्जाम होते हैं जो फोर्स से रिलेटेड हो, या फिर या फिर स्टेट जो भी होता है, उसमें क्या होता है, आपको अभ्यास हो जाते हैं कौन कौन से स्टैंड, कौन कौन से एक्सरसाइज की जा रही हैं। तो अब जो समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी है, तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा ये भारतीय नेवी और रशियन नेवी के साथ किया एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो इसके लिए जो इंद्र नेवी अभ्यास है वो किसके साथ होता है, भारत की नौसेना और रसिया की नौसेना के साथ। और इसमें फैक्ट की बात की जाए, इसका 12वां संस्करण 28 से 29 जुलाई 2021 को बाल्टिक सागर में आयोजित किया गया था। तो ये बाल्टिक सागर आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, दोनों से नौसेनाओं के बीच आप जो अंतर संचालन को वो होता है, जो आपको अपने जो समझ होती है एक दूसरे के लिए वो मजबूत हो सके, और साथ साथ मल्टी डायमेंशन जो ओशियन संचालन है उसकी समझ और उसके जो प्रोसेस है उसको समझ समझ करके उसको बढ़ावा मिल सके। भारत में जिस नौसेना के जो बेड़े या जहाज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो था आईएनएस तवर, जबकि रूस की तरफ से आरएफएस जेलिनियोन डोल और आरएफएस ओंडिसेंटोवो को सॉरी ओंडिटसोवो को इसमें शामिल किया गया था। तो ये आप आईएनएस तवर को याद रखिएगा, क्योंकि कभी अगर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा जहाज पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि बाल्टिक सागर में आयोजित किया गया था। तो आप देख लीजिए बाल्टिक सागर कहाँ पे है। तो आप जब जाएंगे यूरोपियन के वेस्टर्न, तो यूरोप में जाएंगे, आप देखिए एक तरफ है नॉर्वे, फिर है स्वीडन, फिनलैंड और रशिया, स्टोनोविया, लाटविया, लुथियानिया, इधर है पोलैंड, जर्मनी। इनके बीच में आप देखिए गल्फ ऑफ भूतानिया, उसके दक्षिण चले जाइए, तो यहाँ पे क्या है, बाल्टिक सागर है, यहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ही रसिया लगा हुआ है, तो उसने यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड से होते हुए उसने क्या किया था, यहाँ पे इसमें ये समुद्री सैन्य अभ्यास किया था। तो इससे न केवल आपका करंट अफेयर कंप्लीट होगा, बल्कि आपको इसमें स्टैटिक जो मैप आते हैं उसका भी आप लोकेशन पता चलेगी कि आखिर बाल्टिक सागर है कहाँ पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात करते हैं फिट फॉर 55 पैकेज के बारे में। यूरोपीय संघ है उसने 14 जुलाई 2021 को जलवायु और ऊर्जा प्रस्तावों के लिए फिट फॉर 55 पैकेज को जारी किया है। तो आप याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आए, फिट फॉर 55 पैकेज कहाँ किसने लॉन्च किया है, मतलब किसने, तो इसका आंसर होगा आपका यूरोपीय संघ ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तो इसको आप क्या करिए, हमेशा ध्यान रखिए कि हाँ, फिट फॉर 55 पैकेज किसके लिए, एनवायरमेंट से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, और ये यूरोपियन जो आयोग है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें फैक्ट की बात की जाए तो फिट फॉर 55 पैकेट के तहत यूरोपीय संघ के अंदर जो जितने भी कार्रवाई शाखा हैं, वे आपको अवश्य ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी कभी ये भी आता है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं। तो यूरोपीय यूनियन के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, 27 है। 1990 स्तर की तुलना में 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैसों का इमर्सन है वो कितना है, 55% तक कटौती करने का आह्वान किया गया है। साथ ही साथ इसमें करों की सख्त उत्सर्जन सीमा, जिसमें 2035 तक नए पेट्रोल और डीजल टैक्स की बिक्री को प्रभावी ढंग से समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसका नतीजा क्या आएगा कि 2035 तक जितने भी रजिस्टर्ड सभी नई कारें क्या होंगी, उनमें जो भी एमिशन होगा उसमें क्या होगा कि उसमें जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होगा वो 0% हो जाएगा।
इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कार्बन गैन स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक और बिजली के आयात पर दुनिया के पहले कार्बन सीमा कर वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स की योजना लेकर आई गई है, जिसमें पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लगने की इसमें की गई कोशिश की गई है। जब जब ये चीज़ों का आयात किया जाएगा 2030 तक, इसमें नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं उनसे क्या होगा, 40% तक का जो प्रोडक्शन है ऊर्जा का, उसमें लक्ष्य रखा गया है। इसमें भू उपयोग, फॉरेस्ट्री, कृषि पर रेगुलेशन, प्राकृतिक जो पेड़ हैं उनके द्वारा 2030 तक 310 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर कार्बन हटाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। तो साथ ही साथ नागरिकों में ऊर्जा क्षमता, नई हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, और जो अपने आप स्वेच्छा से वॉलेंट्री जो उसमें क्या करते हैं, फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मदद करने के लिए ये सदस्य देशों को समर्पित एक वित्त पोषण प्रदान करने का एक नया सोशल क्लाइमेटिक फंड का इसमें प्रस्ताव किया गया है। तो फिट फॉर 55, सो ये जो वाली बात की जा रही है, फिट फॉर 55 पैकेज, इसको आप ध्यान रखिए किसने जारी किया और क्या क्या इसमें बातें हैं तो जारी करना, और क्या किस तरीके किया गया है इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो जो इसमें जो डार्क ब्लू को आप देख रहे हैं वो क्या है, इसके करंट मेंबर है यूरोपियन कंट्री, और जो साथ ही साथ जो उसमें लाइट वो ऑफिशियल कैंडिडेट है, वो आप इस मैप को देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं जो काफी दुखद घटना हुई है कि भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। तो 16 जुलाई 2021 को इनका निधन हो गया था। वो 38 वर्ष के थे। ये हैं वो दानिश सिद्दीकी जी। इनका ये फोटोग्राफी करते थे, जहाँ तक लाइव मतलब जहाँ पर जो कोई इंसिडेंट हो रहा है वहां पे जाके प्रेस से संबंधित थे, तो इनकी फोटो के लिए इनको अवार्ड मिले हुए हैं। वे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के पास जो कंधार प्रांत है अफगानिस्तान में, वहां के स्पिन बोल्डर जिले में अफगान सुरक्षा बलों और तालिबानों के बीच जो संघर्ष हो रहा था उसको ये कवर कर रहे थे अपने फोटो के माध्यम से। तो उसमें क्या हुआ, कवर करते हुए इनकी वहां पे मौत हुई। वे भारत के राइटर्स समाचार एजेंसी के मुख्य फोटोग्राफर थे। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र हैं और सिद्दीकी जी को 2010 में राइटर्स के साथ काम करने का इनको मौका मिला। ये राइटर्स फोटोग्राफी की उस टीम का हिस्सा थे जिसने रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर रिपोर्टिंग करते हुए फीचर फोटोग्राफी के लिए 2018 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये काफी दुखद है हमारे देश के लिए। आइए बात करते हैं बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक सीए टीएस मान्यता प्राप्त, सीए मतलब कंजर्वेशन एश्योर्ड और टीएस मतलब टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो इनको भारत में आपको पता होना चाहिए 24 बाघ का जो अभ्यारण्य है उनको बाघों के बेहतर संरक्षण करने के लिए जो ग्लोबली लेवल पर कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड है उनकी मान्यता मिल गई है। कंजर्वेशन एश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड है, इसको सीए टीएस कहा जाता है। इसके क्या सेफ, अगर भारत में बात की जाए तो इनको लिए सेफ हेवंस फॉर वाइल्ड टाइगर को बनाने का इसमें कोशिश की गई है। ए रैपिड असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, इसमें से बात की गई है। तो देखते हैं जिन 14 बाघ अभ्यारण्यों को मान्यता दी गई है, तो आप ध्यान रखिएगा ये पेपर में आता है ये कहाँ पर स्थित है कहाँ पे, तो आप इनके नाम सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आपको पूछा जाए ये किस राज्य में स्थित है, तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। मानस है असम में, काजीरंगा और ओरंग, ये है तीन असम के अंदर है, मानस, काजीरंगा और ओरंग, ये तीन याद रखिए, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट है मानस और काजीरंगा, इनके नाम अक्सर आते हैं। एमपी की बात की जाए तो सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, उसमें कान्हा पन्ना इंपॉर्टेंट है, तो कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की बात की जाए इसमें पेंच है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है एक, तो इसका ध्यान रखिए। यूपी की अगर कोई तैयारी करते हो यूपी के अंदर ध्यान रखिए, अब दुधवा है जो टाइगर के लिए समर्पित है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, केरल में परिम्बिकुलम है, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में मदमिलाई और अनामलाई टाइगर रिजर्व है, ये इसमें 14 इसमें शामिल किए गए हैं। अगर सीएटीएस की बात की जाए, इसे टाइगर रेंज देशों के वैश्विक गठबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी जितने भी उपकरण हैं उनके रूप में स्वीकार किया गया है, और उसमें बाघ और उनको संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनको विशेषज्ञों द्वारा क्या है विकसित करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऑफिशियल बात की जाए तो सीएटीएस को 2013 में लॉन्च किया गया था। ये क्या करते हैं, जितनी भी टारगेटेड प्रजातियां हैं उनके प्रभावी मैनेजमेंट के लिए और न्यूनतम मानक निर्धारित करती है, कम से कम इतने तो वहाँ पे स्टैंडर्ड होने ही चाहिए। साथ ही साथ जो भी लॉजिकली संरक्षण क्षेत्र हैं उनमें इन मानकों के मूल्यांकन को भी क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। सीएटीएस का मानदंडों का इसमें एक सेट शामिल है जो कि बाघों से जुड़े स्थलों को यह जांचने का अवसर प्रदान करता है कि उनमें जो मैनेजमेंट किया जा रहा है उसमें जो बाघों का सफल संरक्षण कितना संभव हो सका है, इसके बारे में बात की जाती है। कुछ आपको देखिए अक्सर एग्जाम में कुछ बुक्स के नाम आते हैं, तो आप एक रफली देख लीजिए, थोड़ा उसमें रिवीजन करते रहिए, हो सकता है कोई बुक का नाम आए तो आप बता सकें वो उनके राइटर कौन है। तो इसमें जो मैंने नाम लिए हैं वो है सप्रू हाउस, अ स्टोरी ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स, इसको लिखा है टी.एस.ए. राघवन और विवेक मिश्रा जी ने। उत्तम कुमार, अ लाइफ इन सिनेमा, इसको लिखा है सैन देव चौधरी ने। रेनगेट्स वन इन यूएसए, बराक ओबामा और ब्रू स्प्रिंगस्टीन, तो इसको आप याद रखिए क्योंकि बराक ओबामा काफी चर्चित हस्ती हैं। तो रेनगेट्स बॉर्न इन यूएसए, सॉरी रेनगेट्स बॉर्न इन यूएसए, इसको आप ध्यान रखिएगा।
द स्ट्रेंजर इन द मिरर ओम प्रकाश मेहरा और रीता राम मूर्ति गुप्ता ने इसको लिखा है। मैपिंग लव को लिखा है अश्विनी कुमार अय्यर तिवारी जी ने। द नेशन हेमोपैथी, हाउ डॉक्टर बत्रास बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट चाइना चैन ऑफ होम्योपैथी क्लिनिक्स, मुकेश बत्रा। तो याद रखिए बत्रा, तो मुकेश बत्रा का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष का टॉपिक था उनका अस्तित्व और हमारे साथ में, हमारे हाथ में है, यानी कि द सर्वाइवल इज इन अवर हैंड, बाघों का। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसको 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह दिवस जंगली बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है, तो इस डेट को आप याद रखिए। आइए बात करते हैं सह उदार प्लेटफॉर्म प्रथम के बारे में। तो इसको आप देखिए, ये जो प्रथम प्लेटफॉर्म है इसको किसने स्टार्ट किया है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा और फिनटेक प्लेटफॉर्म यूजीआरओ कैपिटल द्वारा 20 जुलाई 2021 को एक सह उदार प्लेटफॉर्म प्रथम लॉन्च किया गया। तो याद रखना ये बैंक से रिलेटेड है, सह उदार प्लेटफॉर्म, जिसको कि बैंक ऑफ बड़ौदा और यूजीआरओ कैपिटल द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें होगा क्या, इसके तहत क्या होगा, देश में जितने माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, यानी कि एमएसएमई है, उन क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए तक का इसमें ऋण वितरित किया जाएगा इस प्रथम के माध्यम से। इसमें क्या होगा, प्रथम में ऋण लेने की प्रक्रिया के समय उल्लेखनीय कमी आएगी, आप ऋण लेना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, जो कंपटीशन करके जो ब्याज दरें आएंगी उनमें भी क्या होगा, अनुकूलित ऋण समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो इसमें आपको 8% ब्याज देना होगा शुरू में, और 120 महीने की अधिकतम अवधि के लिए आपको ये दिया जा सकता है, यानी 10 सालों के लिए आपको अगर 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में आपको कोई लोन लेना है तो आपको 8% ब्याज देना पड़ेगा 10 सालों के लिए। तो अगर अब बात की जाए तो यूजीआरओ कैपिटल है क्या, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या है, लघु व्यवसाय उदार प्लेटफॉर्म है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन को इसने बनाया है, विकसित किया है। इस जुलाई 2021 में इसने क्या किया है, पहला संयुग्मित मतलब कॉन्जुगेटेड कोविड-19 वैक्सीन, इसको नाम उन्होंने दिया सोवराना 2, इसको इसने डेवलप किया है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि विश्व के उस देश का नाम बताइए जिसने पहला संयुग्मित अर्थात कॉन्जुगेटेड कोविड-19 वैक्सीन बनाया, तो उसका आंसर होगा क्यूबा। उसका नाम क्या है, वो है सोवराना 2। तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट की बात की जाए तो सोवराना जो प्लस है इसमें कि बूस्टर शॉट के साथ सोवराना 2 वैक्सीन दिए जाने के लक्षण वाले कोविड-19 मामलों में लगभग 91% तक ये इफेक्टिव है। अगर इस टीके को वहां मंजूरी मिल जाती है तो क्या होगा, क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उसका प्रोडक्शन करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन जाएगा। तो ये भी आ जाएगा लैटिन अमेरिकी पहला देश कौन सा है, उसमें आप ध्यान रखिए। तो सोवराना 2 जो है उसकी वैक्सीन की अगर आपको 3 डोज दी जाती हैं इसमें, तो इसमें सोवराना 2 में 2 शॉट और सोवराना प्लस का 1 शॉट इसमें शामिल है, तो ये मिलकर इसमें 3 डोज दी जाती हैं। तो इसका जो अंतर है वो पहले दिन लगेगा, उसके 28 दिन बाद दूसरा शॉट और 56वें दिन तीसरा शॉट लगाया जाएगा। सोवराना 2 क्या है, ये सोवराना श्रृंखला के 3 टीकों में से एक है। इसे फिनले इंस्टीट्यूट द्वारा सेंटर फॉर मॉलिकुलर इम्यूनोलॉजी एंड नेशनल बायो प्रिपरेशन सेंटर के सहयोग से विकसित किया गया है। तो क्यूबा लगभग 60 से 70% दवाओं का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, और 11 टीकों के साथ 13 अन्य बीमारियों के खिलाफ जो टीकाकरण इसका जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसको ये करता है। 8 टीकों का उत्पादन क्यूबा में ही किया जाता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन आया है कि कॉन्जुगेटिव वैक्सीन अर्थात संयुग्मित इसने टीके का विकास किया है, तो कॉन्जुगेटिव वैक्सीन होती क्या है, तो ये क्या करते हैं, एक ही वाहक के रूप में एक मजबूत एंटीजन के साथ एक कमजोर एंटीजन को इसमें मिलाया जाता है। और मतलब कि अगर आपको इसमें एक टीका शॉट देना है, एक टीका लगाना है, उसके अंदर क्या होगा, एक मजबूत एंटीजन होगा, दूसरा थोड़ा कमजोर एंटीजन होगा, उसको आपस में मिला के आपको अंदर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर एंटीजन के प्रति अच्छे से रिस्पॉन्स देती है। और जब उसमें जब आप क्या होगा, जब आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है जब वो आप कमजोर को हरा देगी तो उसमें हौसला बढ़ेगा, फिर वो क्या करेगी, जो दृढ़ एंटीजन होगा उसको भी हरा सकेगी और आपके अंदर इम्यून बूस्टर आपके काम करेगा। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम विवाद है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिए। जुलाई 2021 में इथोपिया द्वारा ब्लू नील यानी कि नील नदी पर, नील जो ब्लू व्हाइट दो हैं उसमें ब्लू नील के ऊपर किस देश की बात की जा रही है, इथोपिया की, ये भी आप नाम याद रखिएगा। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम विवाद हुआ है, उस पर निर्माण का एक विशाल जल विद्युत बांध परियोजना द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम के जलाशय को दूसरे वर्ष के लिए भरने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अगर देखें तो इसमें क्योंकि ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम विवाद हुआ था तो इसको आप लोकेशन की ध्यान रखिए और इन देशों के नाम याद रखिए। तो अगर नील नदी की बात की जाए तो ब्लू नदी और व्हाइट नदी से मिलकर नील नदी बनती है, तो उसकी दो प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, एक है ब्लू एक है व्हाइट, जब दोनों मिल जाती हैं तो बनती है नील नदी।
तो जो ब्लू नील नदी है इथोपिया में ताना झील से निकलती है। तो ये ध्यान रखिए कि ताना झील कहाँ पे, इथोपिया में है। इथोपियन रेनेसा अगर बांध की बात की जाए तो ये लगभग 475 फुट लंबा है, यानी कि 145 मीटर लंबा इथोपियन रेनेसा बांध को पूरा होने पर इसमें फायदा क्या होगा कि अफ्रीका के सबसे बड़े जल विद्युत परियोजना होगी और इससे 6000 मेगावाट से अधिक की अनुमानित क्षमता वाले इस बांध का निर्माण 2011 में शुरू किया गया था। अगर हम देखिए ये बांध का ये तो चित्र ये है। अगर आप मैप में देखें तो आप देखिए इधर अरबियन कंट्री है, इधर क्या लीबिया, चांद, ये सब है। तो इसमें देखिए ये है इथोपिया, इसकी राजधानी है एडिडास अब्बा अबाबा। तो यहाँ पे आप बात कीजिए, यहाँ से जो ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम जो बनाया गया है इस लोकेशन में बनाया गया है। यहाँ पे क्या है, ब्लू नील यहाँ से निकलती है और इधर पीछे से आ रही है वाइट नील। जब ये ब्लू नील वाइट नील दोनों खार्तूम में मिल जाते हैं, खार्तूम कहाँ पे है, सूडान में, तब ये क्या करते हैं, तब ये नील नदी बनाते हैं। इन पे नील नदी पे ही मिस्र में क्या है, एक अस्वन डैम, अस्वन बांध है, इसको याद रखिए, अस्वन बांध इंपॉर्टेंट है। बाद में जाके ये इसमें जाके मेड भूमध्य सागर में जाके ये मिल जाती जाके ये नील नदी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें विवाद अगर बात की जाए तो विवाद क्या हुआ था, तो 1959 में क्या हुआ था, एक यहाँ पे समझौता किया गया था। उसके अनुसार जो मिस्र देश है उसको सालाना 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर और सूडान को 18.5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आवंटित करने को निर्धारित किया गया था। उस समय जो अन्य दो देश थे उनको ये पानी नहीं दिया गया था, उसमें क्या था, इथोपिया इसमें शामिल था। तो क्योंकि इसने केवल बात किसकी की थी, मिस्र और सूडान की, तो इथोपिया ने क्या किया, इसको मान्यता नहीं दी। तो मिस्र ने चिंता जताई है कि बांध में संभावित रूप से जो इथोपिया को नदी के पानी का प्रवाह पर नियंत्रण हासिल इसलिए अनुमति दे देगा। जब इसने बांध बनाया कि इथोपिया बना रहा है इसको डैम को, तो मिस्र को ऐसा लग रहा है ये डैम बना लेगा तो क्या होगा, उसको पानी के प्रवाह को ये प्रभावित करेगा। साथ ही साथ इसने बोला है कि 90% ताजे पानी की आपूर्ति लगभग नील नदी पर वो उसके ऊपर निर्भर है। अगर इथोपिया पानी पर नियंत्रण कर लेता है तो इससे क्या होगा, मिस्र के अंदर जलस्तर, वाटर लेवल काफी कम आ जाएगा, इसलिए ये विवाद बना हुआ है। सूडान जो क्या है वो मिस्र देश है उसके दक्षिण में और इथोपिया के उत्तर पश्चिम में है। ने भी इसमें जल स्तर कमी होने की चर्चा की है। तो ये है इजिप्ट यानी मिस्र, ये है सूडान और ये इथोपिया। तो इसमें आपस में ये बात चल रही है क्योंकि ब्लू नदी पर इन्होंने डैम बना दिया है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम, इसमें ये विवाद चल रहा है। आइए बात करते हैं इस साल अभी हाल ही में जुलाई में बहुत चर्चा में रहा है लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर, पेगासस जीरो क्लिक अटैक के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ, विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि उन्होंने उनके फोन में जासूसी की है, ताका झांकी की है। तो वो जो जिससे की गई वो है पेगासस, जिसमें मतलब ऐसा उन्होंने आरोप लगाया, क्लियर अभी तो नहीं हुआ है। तो जुलाई 2021 में मीडिया आउटलेट संघ की खोजी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के जितने भी हजारों कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं या फिर राजनीतिक नेता हैं, उनको इजरायली स्पाईवेयर निर्माता एनएसओ समूह के स्पाइसवेयर पेगासस द्वारा टारगेट किया गया था। तो आपको बता दें पेगासस किसने बनाया है, पेगासस बनाया है वहां पर इजराइल ने बनाया है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉरी फैक्ट देखें तो पेगासस हमले में क्या होता है, अधिक परिष्कृत तरीके से हमला करता है, इसमें अधिक ट्रांसपेरेंसी रूप से हमला करेगा। और जीरो क्लिक अटैक इसमें कहा जाता है कि आप इसमें अगर क्लिक भी नहीं करेंगे तब भी क्या होगा, आपके ऊपर आपके मोबाइल के अंदर अटैक करेगा। तो जीरो क्लिक अटैक होता क्या है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें जो भी टारगेटेड फोन होता है उसमें यूजर द्वारा किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात क्या होता है, आप बस क्या आपको किस मोबाइल के फोन के वेबसाइट और ऐप पर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इसमें अटैक कर लेगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कब आपके मोबाइल में अटैक हो गया। इससे क्या होता है, इससे किसी भी डिवाइस में इसमें घुसने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि जान नहीं पाएगा कि डिवाइस वाला कि इसमें कोई मेरे इसमें जासूसी कर रहा है। और घुसपैठ के लिए इसमें स्पाईवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की खामियों की इसमें पहचान करता है कि फोन के अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में खामियां हैं, उन खामियों का फायदा उठाकर ये अंदर फोन के अंदर घुस जाता है, उसकी जानकारी हासिल कर लेता है। इसमें बस क्या करते हैं जो सभी हैकर होते हैं, बस आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप कॉल करेंगे और एक कोड लॉन्च करके डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच हासिल कर लेते हैं। इस मेलवेयर प्लांट करने के बाद पेगासस कॉल लॉग बंद कर देता है ताकि यूजर्स को पता भी नहीं चले उसके साथ हुआ क्या था। तो पेगासस करता क्या है कि एक बार जब ये जो जासूसी स्पाईवेयर है आपके डिवाइस में अगर घुसपैठ कर गया तो एक कॉल लॉग को ट्रैक करने, आपके मैसेज पढ़ने, ईमेल पढ़ने, कैलेंडर, इंटरनेट, सारी हिस्ट्री वो क्या करेगा उसमें पढ़ लेगा। और हमलावर को जानकारी भेजने के लिए इसमें लोकेशन डेटा एकत्रित करने के लिए एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेता है कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इसकी भी जानकारी पता चल जाती है। यदि हैकर घुसपैठ करने के लिए सिस्टम में खामियों को खोजने में अगर आपको असमर्थ रहता है, अगर आप हो सकता है आपके सिस्टम में कोई कमी नहीं है, तो क्या करता है, ये एक डिवाइस में या फिर वायरलेस ट्रांससीवर पर मैनुअल रूप से पेगासस इंस्टॉल कर देता है, अपने डिवाइस के अंदर खुद भी करके उसमें पहुंच हासिल कर लेता है। तो ये इसमें बात की गई है। तो पूरी नल द्वारा गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो आपको बता दें पुरी क्या है, पुरी के यहाँ पे अब जो उड़ीसा के अंदर है पुरी, तो पुरी में क्या है, अब वहां पर टैप का जो पानी है, जो नल टैप में जो पानी मिलता है वो 24/7
उपलब्ध करा रहा है, और ऐसा उपलब्ध कराने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया जो इम्पोर्टेंट है। तो आप जानना क्या पुरी, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने उन्होंने 26 जुलाई 2021 को पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। भारत के किसी भी महानगर में अभी तक ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस तरह की सुविधाएं केवल लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे वर्ल्ड क्लास जो शहर है उनमें उपलब्ध है। तो पुरी इसको अचीवमेंट कर गया है जो उड़ीसा के अंदर है। आइए बात करते हैं, कभी कभी यह जाता है कि इनके पीएम का नाम बताइए, इनका ये बताइए। तो एरियल हेनरी हैं, वो हैती के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैरिबियाई देश है, वेस्ट इंडीज में स्थित देश है एक हैती। वहां की राजनीतिक उथल पुथल के बाद 20 जुलाई 2021 को एरियल हेनरी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। ये है एरियल हेनरी। 7 जुलाई को राष्ट्रपति जोवेनेस मोले की वहां पर हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से क्या वहां देश में उथल पुथल मची थी। अब एरियल हेनरी वहां के नए पीएम बन गए हैं। आइए बात करते हैं विश्व हेपेटाइटिस की, क्योंकि ये इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो इस दिवस को मनाने का मेन टारगेट क्या है कि विश्व में जो हेपेटाइटिस है उसके बारे में, आपको जो बीमारी है उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैल सके। तो अगर हेपेटाइटिस के वायरल की रोकथाम की बात की जाए तो इसमें जोखिम की पहले पहचान की जाती है, फिर सुरक्षित इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, और फिर आपको टेस्ट करवाए जाते हैं और उसमें उपचार ढूंढने की कोशिश की जाती है। ये आपके लीवर को सीधा इफेक्ट करता है। इसको 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस में ए और ई दूषित भोजन और जल के सेवन से होता है। इसमें दो टाइप हेपेटाइटिस ए और ई इसमें मेन क्या होते हैं। एक जो पॉल्यूटेड वाटर है या आपने खाना खाया उससे होगा, जबकि बी, सी और डी क्या होते हैं, ये आपके अंदर संक्रामित रक्त जो आपका होता है, अगर कोई भी आपके अंदर ब्लड में कोई संक्रमण हो गया या फिर शरीर में तरल पदार्थों के अगर संपर्क में आते हैं तो आपको बी, सी, डी होगा। बाकी खाना और पानी से ए और ई होगा। 28 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसमें नोबेल मिला था डॉक्टर बरूच बुलमर्ग के, ये जन्मदिन होता है, उसके लक्ष्य में इसको मनाया गया था। तो बरूच ने क्या, ये जो डॉक्टर बलूच बुलमर्ग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस तथा हेपेटाइटिस बी टीके की खोज की थी, इसलिए इनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको इसमें इनको मनाया जाता है। आज का और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको नॉमिनेट कर दिया गया है, अंकित कर दिया गया है उसके अंदर। 27 जुलाई 2021 को देश के लिए खुशखबरी थी कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में गुजरात के कच्छ जिले में अब ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे स्थित है, किस राज्य के अंदर स्थित है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा काल के स्थल के रूप में विख्यात धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अंकित किया गया है। यह भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अगर मैप के अंदर आप देखिएगा, जो गुजरात है, गुजरात का आप बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे इस साइड में ऊपर लगा हुआ, तो यहाँ पे धौलावीरा। तो धौलावीरा के जो अलग अलग जो पिक्चर है वो मैंने यहाँ पे आपको डाल दिए, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बात की जाए तो धौलावीरा क्या है, ये प्राचीन शहर है। तो दक्षिण एशिया में तीसरे से मध्य दूरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व काल में की चंद सबसे अच्छी तरह से जो प्राचीन शहर हैं, बस्तियां थी, उनमें एक ये अच्छी तरह से जो डेवलप थी या जो बसी थी, उसका निर्माण किया गया, तो धौलावीरा है। धौलावीरा क्या है, अपने पूर्व नियोजित नगर योजना, बहुस्तरीय किलेबंदी यहाँ पे है, अच्छे खासा यहाँ पे वाटर सिस्टम है, जलाशय है और जल निकासी सिस्टम। साथ ही साथ यहाँ पे जो निर्माण सामग्री थी उसमें पत्थर के व्यापक उपयोग के साथ हड़प्पा शहरी नियोजन का एक अच्छा उदाहरण है, उत्कृष्ट एक्सीलेंस उदाहरण है धौलावीरा। तो ध्यान रखिए धौलावीरा को इसमें शामिल कर लिया गया है और ये कहाँ पे स्थित है। शहर में जुड़ी कला अगर इसमें देखी जाए तो इसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां जैसे तांबा, सीप, पत्थर, अर्धकीमती पत्थरों के आभूषण, टेराकोटा, सोना, हाथी दांत आज स्थल भी इसमें पाए गए हैं। 1968 में इसमें खोजे गए एक इस स्थल को स्थानीय रूप से कोटम्बा दिम्बा या किला टीला के रूप में इसको जाना जाता है। तो कोटदा टिम्बा, अगर जिसके बाद गया कोटदा टिम्बा किला टीला के रूप में भी धौलावीरा को जाना जाता है। चंपानेर, पावागढ़, पुरातत्व पार्क, रानी की बाग, अहमदाबाद के चार दीवारी वाले शहरों के बाद धौलावीरा यूनेस्को विश्व धरोहर टैग हासिल करने वाला गुजरात का चौथा स्थल है। तो आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात के पास 3 पहले से कौन से थे, चंपानेर, पावागढ़, पुरातन पार्क, रानी की बाग और अहमदाबाद के चार दीवारी वाला शहर, इसमें पहले 3 आ गए थे। अब धौलावीरा चौथा हो गया है। इस तरह भारत में कुल 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित यूनेस्को धरोहर स्थल अब हो गए। नासा का नया अंतरिक्षयान NEA स्काउट, NE मतलब नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स स्काउट को अभी लॉन्च करने की बात की गई है। इसके परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं और इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम अर्थात SLS रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। उसको लॉन्च करने की बात की गई है। तो अब ये आएगा कि NEA स्काउट क्या है। तो ये क्या है, NEA स्काउट क्या है, एक उपग्रह, एक सैटेलाइट है, अंतरिक्षयान है, सॉरी ये एक अंतरिक्षयान है और उसको किसने, नासा ने डेवलप किया है। तो NEA स्काउट उन पेलोड में से एक है
जो आर्टिमिस 1 पर भेजा जाएगा। इसे नवंबर 2021 में लॉन्च होने की संभावना की गई है। तो एनई स्काउट है क्या? एनई स्काउट एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है। इसका मुख्य मिशन क्या है? जो नियर अर्थ जो क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉयड है छोटे-छोटे, उनमें उनको जाएगा, उनको डेटा एकत्रित करेगा, ऐसे जाके जिसे दिखाएगा ये यहाँ पे घूम रहा है, इसके यहाँ पे डेटा लेगा। तो अभी हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। तो 3 बार के विधायक हैं ये और पूर्व मंत्री बसवराज बोम्मई को 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में इनको शपथ दिला दी गई है। ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं पहले, और इन्होंने क्या किया है, बसवराज इससे पहले जनता दल यूनाइटेड में थे और 2008 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में। तो मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ 22 जुलाई 2021 को लोक भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे आपको एक फैक्टर मिल जाएगा कि कभी क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए, वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये इससे पहले क्या थी, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इस योजना के तहत इसमें टारगेट किया गया है जो कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए योजना बनाई गई है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसमें क्या होगा, राज्य सरकार क्या करेगी, हर महीने 4000 रुपए की वित्तीय सहायता इन बच्चों को प्राप्त करेगी जो अनाथ हुए हैं, और साथ ही साथ उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 अनाथ हुई लड़कियों की शादी के समय 1,01,000 रुपए की धनराशि उनको दी जाएगी। पहले से इस शुभारंभ पर पहली तिमाही के लिए 12,000 रुपए की राशि ऐसे 4,050 बच्चों को बैंक खातों में डिजिटल रूप से अंतरित कर दी गई है। साथ ही साथ इस योजना के तहत पात्र बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप प्रदान किए गए हैं, ये भी इसमें बात शामिल है। आइए देखते हैं, अभिमन्यु मिश्रा जो है स्वतंत्र इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो 30 जून 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकी जो नागरिक हैं वो है अभिमन्यु मिश्रा। इनको शतरंज इतिहास में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त हो चुका है। ये 12 साल 4 महीने और 25 दिन की आयु में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। ये है अभिमन्यु मिश्रा। तो इन्होंने 2002 में रूस के सरगई कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 साल और 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि इस टाइम पे कितने हैं, 12 साल 4 महीने के हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी के रहने वाले अभिमन्यु मिश्रा ने बुडापेस्ट में बच कैप्जो ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। उन्होंने 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन लियू मेडाका को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये इनकी अचीवमेंट याद रखिएगा। सबसे युवा शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, जो क्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। हाई बात करते हैं हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन के बारे में। तो चीन ने 20 जुलाई 2021 को एक हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात की जाए तो हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन क्या है, तो चाइना ने बनाया है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसकी अधिकतम जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसे जमीन पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज वाहन कहा जा रहा है। नई तो मैगलेव जो परिवहन प्रणाली है ने चीन के पूर्वी शेडोंग प्रांत के तटीय शहरों किंगदाओ में अपनी सार्वजनिक शुरुआत की घोषणा की है। यह ट्रेन 1500 किलोमीटर की सीमा के दायरे में यात्रा करने की दर से सर्वश्रेष्ठ समाधान प्रदान करती है, क्योंकि लगभग आपको 2.5 घंटे में 15 किलोमीटर की रीच पहुंचा देगा। तो इस मैगलेव टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। तो चाइना की इसको आप याद रखिएगा। कांडला भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र बन चुका है। कांडला बिकम फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुका है। ये औद्योगिक शहरों की श्रेणी में मौजूदा शहरों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सिटीजन रेटिंग के तहत जुलाई 2021 में प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भी भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला ग्रीन विशेष जो इकोनॉमिक जोन है कौन बना है? कांडला बना है। तो कांडला है कहाँ? गुजरात में। इसके अलावा अगर देखें और स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ पे हैं, दिल्ली में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, मुंबई में और कांडला गुजरात में। तो 2019 में कांडला जिसके KASSEZ जो बात की गई, कांडला फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की जा रही है। इसमें 25,000 पेड़ों की तुलना में अब वहां पर 1,000 एकड़ में लगभग 3.5 लाख पेड़ वहां पे अब मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश पेड़ 2019 के बाद मियावाकी वनीकरण पद्धति उपयोग करके लगाए गए हैं। पेड़ों में रोपण ने लवणता को कम करने में मदद की है वहां पर, और ऊपरी मृदा को वहां पर क्या गुणवत्ता में सुधार किया है और उनको उर्वर बनाया है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में ये स्थित है। इसका उद्घाटन मार्च 1965 को तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम के लाल बहादुर शास्त्री द्वारा देश के पहले फ्री ट्रेड क्षेत्र के रूप में इसको स्थापित किया गया था, और आज ने ये अचीवमेंट हासिल की है कांडला ने। अभी विश्व धरोहर स्थल की हमने धौलावीरा की बात की है। अब उसी में अब होता है तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर भी विश्व धरोहर स्थल के इसमें अंकित हो चुका है। तो ये वो 40वां था, तो ये 39वां है। इसको पहले शामिल किया गया, उसको बाद में। तो 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज समिट की जो 44वां जो सत्र आयोजित किया गया था, उसमें तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास मुलुगु जिले में पालमेड गांव में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो रुद्रेश्वर मंदिर या फिर आपको ये क्वेश्चन आए रामपा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। ये आप उसको देख लीजिए, देख लीजिए किस हिसाब से इसमें देखिए अभी नीचे बनाया गया है, ऐसी किसी में खासियत है। रुद्रेश्वर मंदिर की बात की जाए, इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव और उनके सेनापति रेचारला रुद्र ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ के स्थापित देवता हैं रामलिंगेश्वर स्वामी, उनको कहा जाता है देवता को। मजबूती के लिए नींव में इसमें खासियत क्या है, इसमें सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसकी फर्श ग्रेनाइट की है और इसके जो खंभे बने हैं वो बेसाल्ट के बने हुए हैं। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर का बना है, जबकि सफेद गोपुरम गोपुर मतलब होता है गेट होता है, उनको हल्की ईंटों से बनाया गया है जो पानी पर तैरता रहता है। सैंड बॉक्स अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इसमें क्या होता है, इसमें जब हम कोई नींव बिछाते हैं नीचे तो उसको खोदे गए गड्ढों को भरने के लिए इमारतों के निर्माण से पहले वहां पे जो जो उसमें नींव होती है उसके अंदर आप पहले रेत डालते हैं, गुड़ डालते हैं और काले हरड़ का फल डालते हैं, उसके मिश्रण से इसमें डाला जाता है, जिससे क्या होता है इसमें वहां पर ही पानी में इसको नमी ना आ पाए। इसको मैंने डिटेल में पहले आपको करंट अफेयर क्लास में कवरेज किया। आइए बात करते हैं चेरापूंजी सोहरा के बारे में। 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री जिस टाइम है अमित शाह जी ने मेघालय यात्रा की, उस दौरान वहां पे सोहरा जो कि चेरापूंजी में है, हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया। मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल के सहयोग से यह जो फॉरेस्ट्री का काम ये चलाया जा रहा है असम राइफल द्वारा। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले अगर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे जो मेघालय दक्षिण में ये राज्य है मेघालय, तो इसी में क्या चेरापूंजी है, तो इसी में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसको सोहरा के नाम से जाना जाता है। सोहरा जिसे पहले चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था, 1982 में मेघालय के पूर्वी जो गारो खासी जो हिल्स हैं, वहाँ पे खासी हिल्स जिले में एक उपमंडल के रूप में इसको स्थापित किया गया है। सोहरा को अक्सर दुनिया में सबसे नम स्थान होने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में चेरापूंजी के करीब मासिन नाम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला नम इलाका है। तो अब प्रेजेंट टाइम पहले दिया जाता है, लेकिन इस टाइम में कौन है, मौसम नाम है, वो भी कहाँ चेरापूंजी के पास ही है। तो यहाँ पे लगभग 12 महीने बारिश होती है, उसके बावजूद चेरापूंजी का जो पानी है वहां पर काफी कमी का सामना करना पड़ रहा है और पीने योग्य पानी के निवासियों के लिए अक्सर मीलों का सफर वहां पर तय करना पड़ता है। ये आप देखिए वहां पे एक क्या है, ये समस्या है कि जिसका सबसे अधिक बारिश वही होती है, लेकिन फिर भी क्या है वहां पे जो पानी है उसको पीने के लिए योग्य पानी नहीं प्राप्त करने के लिए आप वहां पर लंबू किलोमीटर की आप यात्रा करते हैं, मीलों की यात्रा करते हैं। आइए बात करते हैं भुलाए जाने के अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में। तो रियलिटी शो जो 2008 के बिग बॉस विजेता है आशुतोष कौशिक, उन्होंने इसकी बात की गई है, उन्होंने इसका हवाला दिया कि राइट टू रिकॉल के आधार पर उन्होंने जो पहले वीडियो बनाए हैं, कुछ फोटो डाले हैं या कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, उसको आप इंटरनेट पर हटा दीजिए। ऐसी मांग उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से की है, उससे गुहार लगाई है। इसमें इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक फैक्ट देखे जाए तो इसमें उल्लेख किया गया है कि एक दशक पहले उन्होंने कुछ अपने तुक्ष, उन्हें ऐसा लगता है जो उन्होंने कार्य किए थे वो उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए उनकी नज़रों में तुक्ष हैं और उनको मानसिक आघात पहुंचाते हैं, इसलिए क्या करें उनके वीडियो फोटो और जो भी उनके जो लेख हैं वहाँ पे उनको जो जहाँ तक सर्च इंजन है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अभी वहाँ पे मौजूद हैं उनको आप हटा दीजिए। तो भुलाए जाने का अधिकार भी व्यक्ति की निजता के अधिकार के दायरे में आता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था निजता के अधिकार को लेकर, जिससे पुत्तु स्वामी मामला भी कहा जाता है। उसमें निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। तो न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति ने, जिसमें निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2018 का मसौदा तैयार किया है, उन्होंने बुलाए जाने का अधिकार नामक एक नया अधिकार पेश किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि निजी डेटा के संरक्षण संबंधी जो विधेयक है उसके लिए कौन समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है, BN श्रीकृष्णा है और उन्होंने इस पर एक नए बुलाए जाने के अधिकार की बात पेशकश की है। आइए बात करते हैं हाल ही में अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है। अगर आपने हाल ही में इनको पिक्चर तो बधाई अगर आपने देखी तो उसमें जो दादी माँ का किरदार निभाया उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है सहायक अभिनेत्री के रूप में। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 3 बार की ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। तो आप समझ लीजिए कितना दमदार ये अभिनय करती हैं। इनका निधन 16 जुलाई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में हो गया है। ये 75 वर्ष की थी। इन्होंने अपनी पहली फिल्म 1978 में राजनीतिक ड्रामा जो फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, उसके साथ इन्होंने शुरुआत की थी। उन्हें तमस के लिए 1988 में, मम्मू के लिए 1994 में और बधाई हो के लिए 2018 में 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता है। इन्होंने टीवी धारावाहिक बालका बधू में निभाए गए दादी सा के किरदार से काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। सुरेखा ने 1971 में NSD से जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है वहां से उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएट हुए, स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1989 में उन्होंने संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। आइए बात करते हैं दीपिका कुमारी के बारे में, जिन्होंने तीरंदाजी में विश्व कप चरण 3 में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। तो याद ध्यान रखिए ये वर्ल्ड कप की बात चल रही है, यहाँ पे ये ओलंपिक की बात नहीं है। वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी ने आर्चरी में 3 गोल्ड मेडल जीते जो कि 27 जून 2021 को
पेरिस में आयोजित की गई थी। इन्होंने एक ही दिन में तीनों स्वर्ण अपने नाम कर लिए थे। इन्होंने व्यक्तिगत रिकवर इवेंट में, मिश्रित रिकवर इवेंट में और महिला रिकवर इवेंट में 3 गोल्ड मेडल जीते। जो इन्होंने मिक्स रिकवर इवेंट में इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, उसमें मिक्स में क्या होता है, 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके साथ थे अतनु दास, जो इनके एक पति भी हैं, इन्होंने दोनों मिलकर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रिकवर इवेंट में और महिला टीम रिकवर इवेंट में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। वर्ष 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और वर्ष 2016 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन अभी ओलंपिक में चूक गई हैं मेडल जीतने से। आइए बात करते हैं जो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, उसमें ऐतिहासिक बदलाव की मंजूरी दी गई है। 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य, इसको मोटो लाइन भी कहते हैं, उसको फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर से बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर प्लस टुगेदर कर दिया गया है। तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर पहले थे, अब टुगेदर साथ इसमें लाया गया, क्योंकि आपको पता है आजकल भाईचारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो ओलंपिक आदर्श वाक्य में परिवर्तन खेल की एकीकृत शक्ति और एकजुटता के महत्व को मान्यता देती है। 1894 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक थे पियरे डी कूबर्टिन के सुझाव पर ओलंपिक आदर्श वाक्य, जो लैटिन में सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस था, इसका मतलब था तेज, उच्च और मजबूत, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, इसको अपनाया गया था। तो लैटिन में इसको पहले अपनाया गया था, इसका उसमें ये वर्ड लिए गए थे सिटियस अल्टियस और फोर्टियस, उसका इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर। अब इस वाक्य का लैटिन संस्करण हो गया है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस और कम्युनिटर। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रीमियर लीग जीत ली है। तो लुइस हैमिल्टन करते क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो फार्मूला 1 रेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनका नाम याद रखिए। 18 जुलाई 2021 को ब्रिटेन के मर्सिडीज चालक हैं ये लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार सिल्वरस्टोन्स सर्किट में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रीमियर लीग को जीत लिया है। 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले हैमिल्टन के करियर की ये 99वीं जीत है। लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम बनाने की बात की गई है। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई 2021 को मंजूरी दे दी है। आपको बताना चाहिए जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए, इस जो निगम बनेगी इसमें अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपए होगी और ये आवर्ती में लगभग 2.242 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में खर्चा किया जाएगा। आइए बात करते हैं गंगा में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के बारे में। ये आप देखिए माइक्रोप्लास्टिक कितने छोटे होते हैं, अगर उंगली के ऊपर रखेंगे तो आपको इस साइज के नजर आएंगे। देखिए आप उंगली के पोर पे रखने पर भी इतने छोटे छोटे नजर आते हैं। तो दिल्ली में एक स्थित है पर्यावरण से संबंधित गैर संगठन एनजीओ है टॉक्सिक लिंक है, इन्होंने यहाँ पे एक रिसर्च की है और उन्होंने क्या किया है, गंगा में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया है। अगर माइक्रोप्लास्टिक की बात की जाए तो ये 1 माइक्रोन से लेकर 5 मिलीमीटर तक के छोटे आकार के सिंथेटिक ठोस कणों के रूप में परिभाषित माइक्रोप्लास्टिक पानी में क्या होते हैं, घुलते नहीं है, उसी में तैरते रहते हैं और वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक से होता क्या है, समुद्र प्रदूषण में एक प्रमुख स्रोत के रूप में इनको जाना जाता है। नदी के किनारे कई शहरों से जो कि अनट्रीटेड जो सीवेज होते हैं उनको डायरेक्ट क्या किया जाता है, नदी में डंप किया जाता है। कई बार औद्योगिक अपशिष्ट और गैर अपघटी प्लास्टिक में लिपटे धार्मिक चढ़ावा भी नदी में क्या करते हैं, प्रदूषण का ढेर बन जाते हैं, वहां पे जाके फूल वूल जब जाते हैं। तो प्लास्टिक उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़े जाने से या फेंक दिया जाता है और धीरे धीरे क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों में टूटते रहते हैं और आखिर में आके क्या करते हैं, माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये नदी से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, समुद्र में पहुंच जाते हैं। इसके अध्ययन में निष्कर्ष ये निकला है कि जो गंगा में हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी में पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया है। तो माइक्रोप्लास्टिक की जो उच्चतम सांद्रता है वो कहाँ पाई गई, सबसे अधिक जो कंसंट्रेशन कहाँ पाया गया, वाराणसी में पाया गया है, जिसमें क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक और द्वितीय प्लास्टिक इसमें सिंगल यूज मतलब इसको एक बार यूज किया और फेंक दिया, वो इसमें शामिल थे। अगर विश्व की 10 सर्वाधिक प्रदूषित नदियों की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रदूषण है पूरे विश्व में वो यांगजी रिवर है, पूर्वी चाइना की है जो एशिया में पाई जाती है। तो यांगजी रिवर चीन में सबसे ज्यादा ये यहाँ पर प्रदूषित है। एलो नदी जो भी कहाँ पर है, ये भी है चाइना में बहुत प्रभावित, सबसे प्रदूषित है। अगर भारत में बात की जाए तो भारत में गंगा जो बंगाल की खाड़ी एशिया में बहती है, ये 6ठी सबसे प्रदूषित नदी है। इसमें इसकी बात की बाकी जो फैक्ट है उसको स्क्रीनशॉट देख लीजिए, उसमें पढ़ लीजिएगा। आइए बात करते हैं सेला सुरंग के बारे में। तो सेला सुरंग को आप देखिए कहाँ से बोमडिला से लेकर तवांग तक इसमें चलाया गया है। तो ब्रेक थ्रू ऑफ द सेला एस्केप टनल इसको खोल दिया गया है। तो 22 जुलाई 2021 को जो सीमा सड़क के महानिदेशक हैं वो उसके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सेला सुरंग जो बन रही थी उसमें स्केप ट्यूब का अंतिम विस्फोट किया और इसी तरह सुरंग पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 को बालीपारा 4 द्वार तवांग रोड के माध्यम से तवांग अरुणाचल प्रदेश को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेला सुरंग की आधारशिला रखी थी। तो अब क्या होगा, ये इसमें तवांग से अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी मिल जाएगी बोमडिला से तवांग तक के लिए।
न्यू ऑस्टियन टनल मेथड के द्वारा इसको बनाया गया है। ये लगभग 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सड़क सुरंग होगी, जिसका नाम तवांग से, इसको सेला सुरंग है, ध्यान रखना। ये बाई लेन मतलब दो तरफ से चलने वाले वाहन इसमें शामिल होंगे, और दुनिया की 13,000 फीट में अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग है। तो इसका आप नाम याद रखिए, जिसका नाम है सेला सुरंग, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। आइए बात करते हैं क्रिस गेल के बारे में, जिन्होंने T20 के जितने भी मैच होते हैं उन्होंने कुल मिलाकर उन्होंने क्या किया है, 14,000 रन टोटल बना लिए हैं, और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, आपको पता होना चाहिए, काफी धाकड़ बल्लेबाज, याद रखें। क्वेश्चन आएगा कि यूरो कप 2020 किसने जीता है, तो यूरो कप 2020 इटली ने जीता है। 11 जुलाई 2021 को लंदन इंग्लैंड में वेम्बली स्टेडियम में इसमें खेले गए फाइनल में इटली की टीम ने, फुटबॉल ने, इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 जीता। तो यूरो कप 2020 जो फुटबॉल से संबंधित है, इसको किसने जीता है, इसको जीता है इटली ने। इसने क्या, जो जो आपको बता, जो 90 मिनट का टाइम होता है उसमें एक एक की बराबरी पर है, लेकिन जब पेनल्टी शूट आउट किया गया तो इसने 3-2 से हराकर दूसरी बार यूरोपियन चैंपियनशिप इटली ने अपने नाम की है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट नाम है। टूर्नामेंट के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वो हैं जियान लुइंगी डोनारुमा, ये इटली के हैं। सबसे युवा खिलाड़ी का अवार्ड मिला है पेड्री, जो कि स्पेन के हैं। और अलीपे 30 स्कोर का अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम गया है, जिन्होंने 5 गोल किए हैं और 1 असिस्ट किया है, यानी रोका है। आइए बात करते हैं ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के बारे में। तो एमपी के ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। तो ध्यान रखना, ओरछा शहर और ग्वालियर किस राज्य के अंदर है, एमपी के अंदर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने 20 जुलाई 2021 को राज्य के ग्वालियर और ओरछा शहरों के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया है। भारत में अजमेर और वाराणसी सहित 6 शहर पहले से इस परियोजना में शामिल हैं। ओरछा और ग्वालियर अब 7वें और 8वें शहर शामिल हो गए हैं हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में। आइए बात करते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। तो 21 जुलाई 2021 को एम्स दिल्ली में बर्ड फ्लू का जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जिसका नाम है H5N1, एक सब आता है कि बर्ड फ्लू किससे होता है, तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से होता है। उससे क्या हुआ है, 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जो इस साल भारत में बर्ड फ्लू का पहला मामला केस दर्ज किया गया और उसकी मौत हुई है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो जनवरी 2021 में कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिससे प्रवासी प्रजातियों सहित हजारों पक्षी जो जो पक्षी थे वो क्या हुए, डेड पाए गए थे, मृत पाए गए थे। तो बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा दुनिया भर में जंगली पक्षियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बर्ड फ्लू की पहचान कैसे करें, इससे आपको कैसे बच सकते हैं, तो बर्ड फ्लू में होता क्या, लक्षण क्या होते हैं, आपको धीरे धीरे बुखार आ सकता है, नाक से खून निकल सकता है, लगातार आप कफ बना रहता है, नाक बहती है, सिर में दर्द होता है, गले में सूजन और खराश आ जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, उल्टी और दस्त हो सकते हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन होता है, और आंखें लगातार सूजी रहती हैं, आंखें आ जाती हैं, लाल हो जाती हैं। इससे क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है, जितने मरे हुए पक्षी होते हैं उनसे दूर रहिए। बर्ड फ्लू जितने भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर नॉन वेज आप ना खाइए, मास्क पहनिए, नाक और मुंह को अच्छी तरह ढकिए, लक्षण मिलने पर तुरंत डॉक्टर से आप सलाह करें, और बार बार हाथ धोते रहिए, और खाने से पहले अक्सर आप उसको हाथ धोने पड़ेंगे। वैसे भी धोइए, आप अपनी हैबिट का हिस्सा बनाइए। आइए बात करते हैं हौसला पहल के बारे में। तो जम्मू और कश्मीर सरकार ने वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन के माध्यम से जम्मू और कश्मीर की जो महिला उद्यमी है उनके लिए हौसला नामक पहल शुरू की है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, हौसला नामक पहल किस राज्य में शुरू की गई, तो उसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। किन के लिए की गई है, महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई है, जो कि जम्मू और कश्मीर व्यापक संवर्धन संगठन JKTPU है, उसमें क्या किया गया है, यह पहल जम्मू कश्मीर की महिला उद्यमियों के लिए JKTPU द्वारा आयोजित किया गया। ये 5 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी हौसला पहल के माध्यम से। तो इसमें होगा क्या, इन महिला उद्यमियों के उत्पादों के लिए अतिरिक्त पहुंच और मार्केटिंग समर्थन देने के लिए भारत के घरेलू ई-कॉमर्स जो मार्केटिंग प्लस प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, उसके साथ इसमें भागीदारी है। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्लिपकार्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आइए बात करते हैं प्रोजेक्ट 75I के बारे में। तो रक्षा मंत्रालय ने 20 जुलाई 2021 को प्रोजेक्ट 75I के तहत नौसेना में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के घरेलू निर्माण हेतु प्रस्ताव के लिए औपचारिक निविदा जारी कर दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट 75I है क्या, तो प्रोजेक्ट 75I क्या है, ये फ्यूल सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, मतलब कि जो ऐसा फ्यूल सेल जिसमें क्या है आपको हवा की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार पनडुब्बी ऊपर ना आए। तो ये सिस्टम उन्नत टॉर्पीडो, आधुनिक मिसाइल और अत्याधुनिक प्रतिरोधी उपाय सिस्टम सहित समकालीन उपकरण, हथियार और सेंसर से युक्त 6 आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रोजेक्ट 75I ये पनडुब्बियों से संबंधित है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु के बारे में। तो अभी जुलाई में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने
वैमानिक उपयोग के लिए जटिल कलपुर्जे बनाने के लिए उच्च क्षमता का स्वदेशी बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु अर्थात बीटा टाइटेनियम एलॉय विकसित कर लिया है जिसने डीआरडीओ ने। इसको क्या किया है, जो आप देखिए जो हेलीकॉप्टर जो फाइटर प्लेन है उसमें जो कलपुर्जे लगते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो इसे बेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम को युक्त करके टाइटेनियम मिश्र धातु बनाया गया है, जिसे हैदराबाद स्थित जो डीआरडीओ है उसकी रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। इस मिश्र धातु जो कलपुर्जे बनाए जाएंगे उसमें स्लेट, फ्लैप, टैक्स, लैंडिंग गियर और लैंडिंग गियर के ड्रॉप लिंक सहित अन्य पुर्जे शामिल हैं। तो बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु अपनी उच्च क्षमता, लचीलापन, फ्रैक्चर टफनेस के कारण अद्वितीय है, यानी कि आप जल्दी से टूटती नहीं है, जो कि विमानों के संचालन और के संरचनात्मक अनुप्रयोग के लिए तेजी से आकर्षण का कारण बनते जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो मिश्र धातु है बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु है उसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। आइए बात करते हैं सेकट कर समिति के बारे में। तो रक्षा मंत्रालय ने 19 जुलाई 2021 को राज्यसभा को रक्षा सुधारों से संबंधित जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी जिनके अध्यक्ष हैं सेकट कर, उन्हीं के नाम पर सेकट कर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन स्थिति के बारे में जानकारी दी है। तो ध्यान रखना रक्षा से संबंधित अगर ये आता है सेकट कर समिति किससे संबंधित है, जो रक्षा से संबंधित समिति है। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए रक्षा मंत्रालय द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हो चुके हैं डीवी सेकटकर की अध्यक्षता में एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया था जो सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को बढ़ाने, रक्षा बने को पुनः बैलेंस करने हेतु कौन कौन से उपाय किए जाए उनकी सिफारिश देने के लिए दिसंबर 2016 में इनको बनाई गई थी समिति। इनका मुख्य कार्यान्वयन बिंदु और रोड मैप तैयार करने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। आइए बात करते हैं अमेजन इंडिया के डिजिटल केंद्र के बारे में। तो देखते हैं अमेजन इंडिया कहाँ पर डिजिटल केंद्र खोलने जा रहा है और ये किसको हेल्प करेगा। तो अमेजन इंडिया ने 8 जुलाई 2021 को गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया। ध्यान रखना अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल सेंटर कहाँ पे बनाया है, वो सूरत में बनाया, जो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। जो कंपनी द्वारा 2025 तक भारत में 1 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने की पहल का ये हिस्सा है। इसमें क्या होगा, ये एमएसएमई सेक्टर को टारगेट किया गया है डिजिटल केंद्र में। अमेजन डिजिटल केंद्र में एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, साथ ही साथ इसमें शिपिंग और लॉजिस्टिक सहायता सहित जो तृतीय पक्ष सेवाओं का लाभ उठाने में ये मदद करेगा। जनवरी 2020 में अमेजन के पूर्व सीईओ जो जॉब बेजोस हैं उन्होंने छोटे और मध्यम व्यवसायों को ऑनलाइन करने की मदद करने के लिए भारत में $1 बिलियन निवेश की घोषणा कर दी गई थी। तो अमेजन ने अपना डिजिटल केंद्र कहाँ खोल दिया है, सूरत में खोल दिया है। आइए बात करते हैं विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में। तो विंटेज मोटर वाहन आखिर दिखते कैसे, वो ऐसे होते हैं, जब आपने पुरानी अगर मूवी देखी है उसमें देखिए हीरो होता है या विलेन होता है, वो ऐसी लंबी लंबी गाड़ियों में आते थे, वही विंटेज कारें हैं। तो हुआ क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जुलाई 2021 को पुराने जिनको विंटेज बोला जाता है वाहनों को बढ़ावा देने और उनके विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से विंटेज मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा कर दी है, शुरुआत भी कर दी है। तो इंपोर्टेंट अगर इसमें फैक्ट की बात की जाए तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम जो नियम है 1989 उसमें संशोधन कर दिया है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, जितने भी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या 50 वर्ष से पुराने अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए अगर वाहन है और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए गए, मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, उनको विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। ये राज्य पंजीकरण अधिनियम द्वारा 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23A के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त जारी किया जाएगा, इसमें हासिल कर सकते हैं। पहले से जो रजिस्टर्ड वाहन है उनको अपने मूल पंजीकरण चिन्ह को बरकरार रखा जा सकता है। हालांकि जितने भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे उनको जो रजिस्ट्रेशन होगा उनको जो चिन्ह दिए जाएंगे उसमें XX BA YY के रूप में उनको दिया जाएगा नंबर। उनका जो भी नाम स्टार्ट होगा वो XX BA YY से स्टार्ट होगा। तो XX में राज्य कोड होगा, BA में विंटेज के लिए है और YY 2 अक्षरों की श्रृंखला होगी, जिसमें राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित 0001 से लेकर 9999 के बीच की संख्या इसमें शामिल की जाएगी। जो आप नया रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए आपको 20,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी और जो पुराने पंजीकरण है उनके लिए आपको पुनः जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। नियमित और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विंटेज मोटर वाहनों का संचालन सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा। आप बस क्या करिए, उनको आप रखिए और आप रखिए, आप नंबर लीजिए, आप अपना नॉर्मल हल्के से उसको देखते रहिए, यूज करते रहिए। बात करते हैं NAV ड्राइवर के बारे में। तो जुलाई 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने वहाँ के शोधकर्ता हैं उन्होंने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों का पहचान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गणितीय मॉडल बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है NV ड्राइवर। जिस NV ड्राइवर को मतलब हुआ
नेबरहुड ड्राइवर विकसित किया है, जिससे क्या होगा, जो ऐसी सेल्स हैं जो कैंसर पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको इससे जानकारी मिल सकेगी। तो आईआईटी मद्रास ने काम किया है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर फैक्ट की बात की जाए, ये एल्गोरिथम क्या करेगी, कैंसर की जो जितनी भी प्रगति हो रही है उसके लिए जो जिम्मेदार अनुवांशिक परिवर्तन है उनको इंगित करने के लिए डीएनए संरचना के अध्ययन करने की एक अपेक्षाकृत अस्पष्टीकृत जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जा रहा है। उसमें और थोड़ा सा स्पष्टीकरण लाने की बात कही गई है। आइए बात करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के बारे में। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इसको बोला गया है। इसको 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में जापान की सहायता से निर्मित किया गया है। उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन भी कर दिया। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये रुद्राक्ष कहाँ स्थित है, ये क्या है, वाराणसी में स्थित है। इस वाराणसी में सिगरा क्षेत्र में लगभग ये 186 करोड़ रुपए की लागत में 2.87 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित इस 2 मंजिला सम्मेलन को लगभग केंद्र में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें एल्यूमिनियम के 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष स्थापित किए गए हैं। भवन की छत है उसका निर्माण शिवलिंग के आकार में किया गया है। इसमें गैलरी जो बनाई गई उसमें वाराणसी की विशिष्ट संस्कृति और विरासत जो है उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें भित्ति चित्र इसकी कला को और संगीत भी इसमें दर्शाते हैं। इसका निर्माण जो इसको जो बनाया गया है वो बनाया है जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी JICA की सहायता से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। यह एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग के स्तर पर 3 के उपयुक्त होगा। ये इस तरह इसका डिजाइन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, इसका निर्माण कहाँ किया गया, इसको वाराणसी में निर्मित किया गया जापान की सहायता से। आइए बात करते हैं मकरू पुल के बारे में। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने 12 जुलाई 2021 को मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। परियोजनाओं में तामेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर 45 करोड़ रुपए की आरसीसी पुल इसमें शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आता है मकरू पुल किस राज्य के स्थापित किया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्यों, इसके बारे में अभी आगे पता चल जाएगा। इसको मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। तो आप देखिए, अगर इंडिया मैप की बात की जाए तो उत्तर पूर्व राज्य में जाएंगे तो सबसे मिजोरम से ऊपर स्थित है मणिपुर, और मणिपुर में इसे बात की गई है। आप देखिए कहाँ पे इम्फाल है, इसकी राजधानी इम्फाल ईस्ट है। ये तामलोंग है, केमजोंग है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मकरू राज्य जो होगा, जो पुल बनाया जाएगा, ये राज्य की राजधानी इम्फाल से 189 किलोमीटर दूर स्थित है। ये 222 किलोमीटर की इम्फाल जिरीबाम राजमार्ग राष्ट्रीय संख्या जो 37 है उसके प्रमुख पुलों में से एक होगा। तो आप देखिए इम्फाल से इसको चला जाएगा, यहाँ से इसकी बात की गई है। यह असम और मणिपुर तथा मणिपुर के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में बीच संपर्क में सुधार को प्रभावित करेगा। तो इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण मसौदा विधेयक 2021 में। ये अभी यूपी गवर्नमेंट ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बिल लाने की कोशिश की है। इसमें क्या बात कही गई है, तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मसौदा विधेयक उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण तैयार किया है। इसमें क्या बात की गई है, जिसके तहत 2 बच्चों के मानदंड को लागू करना और उनको बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये उत्तर प्रदेश का राज्य का नक्शा है। तो लोग देखिए कि हाथी का सूट जैसा आकार का ये। इसके तहत क्या होगा, उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या प्रमोशन पाने और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा इसमें प्रावधान की बात की गई है। तो इसमें अगर 2 बच्चों के प्रोत्साहन क्या दिया जाएगा, इसमें क्या होगा, जो स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से 2 बच्चों के मानदंड अपनाने पर जो पब्लिक सेवा के सहित हैं कई लोगों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इसमें क्या प्रोत्साहन होगा, पूरे वेतन और भत्तों के साथ इसमें 12 महीने का आपको मातृत्व या पितृत्व अवकाश दिया जाएगा, 1 साल का। राष्ट्रीय पेंशन के तहत एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फंड में 3% वृद्धि की जाएगी। जो भी भूखंड या आवास स्थल हैं या बने हुए घर हैं उनमें आपको सब्सिडी मिलेगी। पानी, बिजली और जो होम टैक्स होते हैं जैसी उपयोगिता के लिए शुल्क में छूट दी जाएगी। 1 बच्चे का मानदंड अपनाने वाले सरकारी कर्मचारी या जो आम नागरिक हैं उनको मुफ्त स्वास्थ्य शिक्षा देख सुविधा, साथ ही साथ 20 साल तक की उम्र के बच्चों को बीमा कवरेज का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा अगर केवल आपका 1 बच्चा पैदा होता है। तो अगर जो वॉलंटियर रूप से नसबंदी करा लेते हैं माध्यम से 1 बच्चे के मानदंड अगर अपनाने वाले ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ऐसे दंपतियों को लड़का पैदा होने पर एक साथ 80,000 रुपए और लड़की पैदा होने पर एक साथ 1 लाख रुपए का भुगतान होगा। इसके वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो आइए इसके साथ ही इन्होंने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 भी लॉन्च की है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की थी। इसका लक्ष्य क्या किया गया है कि 2026 तक जो सकल प्रजनन दर है उसको 2.7 जो प्रेजेंट टाइम है उसको घटाकर 2.1 रखना है
और 2030 तक 1.9 रखना है। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन ये आता है कि यूपी में सकल प्रेजेंस दर को कब 2.8 लाने की किस वर्ष टारगेट किया गया है, तो इसका टारगेट है 2026 तक, और 2030 तक इसको 1.9 लाने का टारगेट किया गया है। इसमें क्या जाएगा, जो आधुनिक गर्भ निरोधक है उनके प्रसार को जिस टाइम पे 31.7% है उसको 2026 में 45% तक, 2030 तक 52% करने की बात की गई है। इसमें जो पुरुष गर्भ निरोधक उपायों के तरीकों को 10.8% से बढ़ाकर 2026 तक 15.1% और 2030 तक 16.4% की बात की। एक फैक्ट है, आप देख लीजिए, मातृत्व मृत्यु दर है जो आपको पता होना चाहिए, एक प्रति 1 लाख में जन्मे ऐसे बच्चे जो 1 साल के अंदर काल कल्पित हो जाते हैं, उसको मातृत्व मृत्यु दर में गणना की जाती है। तो प्रेजेंट टाइम में 197 है, इसको 2030 तक 98 करने की कोशिश की जाएगी। जो शिशु मृत्यु दर है, जो 1000 जन्मे बच्चों में से कितने लोग इसमें मर जाते हैं पैदा होने के बाद में, उनको इस टाइम पे 43 है, इसको अब 2030 तक 22 के टारगेट किया गया है। 5 वर्ष से कम आयु की जो शिशु मृत्यु दर है, जो प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर गणना की जाती है, जो प्रेजेंट टाइम में 47 है, इसको 2030 तक 25 करना है। और प्रेजेंट टाइम में राज्य के अंदर जो जीवन प्रत्याशा है, लोग कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं, वो 64.3 वर्ष है, इसको 2026 तक 66 वर्ष और 2030 तक 69 वर्ष करना है। जो बाल लिंगानुपात है, जो 0 से 6 वर्ष के बीच में इस टाइम पे 899 है, उसको 2030 तक 919 करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार वर्ष 2000 में राज्य की जनगणना शुरू की थी, अब उसका इसको मॉडिफाई किया गया है। आइए बात करते हैं केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में। तो जुलाई 2021 में बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप बाढ़ के पानी से घिर गया है। तो आप ध्यान रखिए, केसरिया बौद्ध स्तूप किस राज्य के अंदर है, ये बिहार के अंदर है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का नाम बताइए। उसका नाम है केसरिया बौद्ध स्तूप। वो कहाँ पे, बिहार में है। यह राज्य की राजधानी पटना से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व में चंपारण जिले में स्थित है। इसकी परिधि लगभग 400 फीट है और इसमें लगभग 104 फीट की ऊंचाई पर इसको स्थित किया गया है। स्थानीय लोग स्तूप को यहाँ पे देवालय कहते हैं, जिसका अर्थ होता है देवताओं का घर, अर्थात देव का आलय तथा देवताओं का घर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। 1814 में कर्नल मैकेंजी के नेतृत्व में इसकी खोज शुरू की गई थी। बाद में 1861 और 1862 में जनरल कनिंघम द्वारा और 1998 में पुरातत्वविद के मोहम्मद ने इस स्थल की ठीक से खुदाई करवाई थी। मूल रूप से केसरिया स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व के काल में इसमें किया गया था, क्योंकि वहां अशोक स्तंभ के अवशेष मिले तो ऐसा लगता है कि इसका निर्माण भी अशोक ने ही कराया है। आइए बात करते हैं देश के पहले अनाज एटीएम के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपना अंगूठा लगाइए और अनाज को ले जाइए। तो जुलाई 2021 में देश का पहला अनाज एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम जिले में फर्रुख नगर में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिए, गुरुग्राम, ये जो पहले गुड़गांव था उसका नया नाम है गुरुग्राम। तो ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन आएगा, ये हरियाणा राज्य में आता है, तो किस राज्य में पहला अनाज एटीएम लगाया गया? तो हरियाणा में। कहाँ पे लगाया गया? तो उसका आंसर होगा गुरुग्राम शहर में लगाया गया है। वहां के फर्रुख नगर स्थापित जो शहर जगह है उसमें लगाया गया है। इंपोर्टेंट अगर फैक्ट की बात की जाए, इस अनाज एटीएम में एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक, जैसे आप बैंक एटीएम की तरह काम करेगी ये। इसमें क्या होगा, इसको संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाने वाली इस मशीन को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसरी मशीन, यानी स्वचालित बहुपर्ण पदार्थ अनाज वितरण मशीन इसको कहा गया है। अनाज की माप की त्रुटि इसमें क्या होगी, लगभग ना के बराबर होगी। इस मशीन में एक बार में आप 5 से 7 मिनट के भीतर लगभग 70 किलो तक का अनाज आप निकाल सकते हैं। ये लगभग, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में लगभग आप 10 किलो अनाज इससे निकाल लेंगे। ये स्वचालित मशीन टच स्क्रीन के साथ इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है। इसमें क्या होगा, लाभार्थी को आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करना होगा। जैसे आप नंबर दर्ज करेंगे तो बायोमेट्रिक प्रणाली क्या करेगी, सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित खाद्य मशीनों के नीचे लगे बैग में स्वतः भर जाएगा और आप उसमें अपना अनाज ले लीजिए। इस माध्यम से आपको अभी तक 3 अनाज मिलेंगे, गेहूं मिलेगा, चावल मिलेगा और बाजरा इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में इसको पायलट प्रोजेक्ट के अगर चलाया जा रहा है, अगर ये सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो इन खाद्य आपूर्ति मिशनों को राज्य भर के सरकारी डिपो में भी फिर स्थापित किया जाएगा, जो कि हरियाणा में स्थित। शेख बहादुर देउवा इस टाइम नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये 5वीं बार बने हैं। तो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष जो शेर बहादुर देउवा हैं, इनको 13 जुलाई 2021 को 5वीं बार नेपाल का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने का अवसर मिल गया है। इससे पहले नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर की जो संवैधानिक पीठ थी, उनको नाटकीय फैसले में कहा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है तथा देउवा को संविधान के अनुच्छेद 76(5) जो कि नेपाल का है उसके तहत प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। तो इनको ये देव बहादुर जो यहाँ पे शेर बहादुर देउवा है, उनको वहां का पीएम किया गया है। दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर लगाने की बात की गई है। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था, जो
फिट फॉर 55 जो पैकेज है उसी की तरह यूरोपीय यूनियन ने 14 जुलाई 2021 को अपने नए जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कार्बन गैन स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक और बिजली के आयात पर दुनिया के लिए पहला कार्बन सीमा कर वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स की योजना लेकर आया है यूरोपीय यूनियन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है विश्व में पहला बॉर्डर टैक्स जो कि कार्बन से रिलेटेड है, वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स किसने लगाया, तो है यूरोपीय यूनियन या कि यूरोपीय आयोग ने। इसमें अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए, इस आयोग के अनुसार सीमा शुल्क को 2026 से चरणबद्ध रूप से किया जाना स्टार्ट किया जाएगा। सीमा कर को यूरोपीय उद्योग और विदेश में उन प्रतियोगिताओं से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है जिनके निर्माता कार्बन उत्सर्जन के लिए शुल्क नहीं लिए जाने के कारण कम लागत पर उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर आपको हो सकता है कि आपको टैक्स, अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी मैन्युफैक्चर की है जिसमें आपका कार्बन एमिशन जीरो है, तो आप जब यूरोपीय यूनियन में आप इन चीज़ों को ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे क्या होगी, आपका जो वहाँ पे वैल्यू होगी, आपको प्रॉफिट अधिक मिल सकेगा। तो इसमें ये प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। सिंगापुर द्वारा दुनिया के सबसे विशाल तैरते हुए सौर पैनल फार्म का अनावरण कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क कहाँ स्थित है, वो है सिंगापुर में। सिंगापुर ने 14 जुलाई 2021 को दुनिया के सबसे विशाल तैरते हुए सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण कर दिया है, जो इसके 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकता है। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट की बात की जाए, इस परियोजना सिंगापुर द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसमें प्रयास का ऐसा हिस्सा है। यह सौर फॉर्म सालाना लगभग 32 किलोवाट कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, जो सड़कों में 7,000 कारों को हटाने के बराबर होगा। अगर आप पूरे देश में 7,000 कारें हटा लें तो उतना कार्बन जितना वो एमिशन करेंगे उतना इसमें क्या होगा, इस उत्सर्जन कम किया जा सकेगा। वर्तमान में सिंगापुर में 4 अन्य तैरती हुई सौर पैनल परियोजनाएं और भी चल रही हैं, तो ये इसका हिस्सा है। आइए बात करते हैं ब्रायम भारतीय एनसिस के बारे में। तो पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भारतीय ध्रुवीय जीव विज्ञानियों ने अंटार्कटिका में लॉर्से मैन हिल्स की एक देसी प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम रख दिया है ब्रायम भारतीयेंसिस। ये ब्रायम भारतीयेंसिस भारत और भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन भारती के नाम पर इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीयेंसिस रखा गया है। तो अंटार्कटिका हमारे साउथ पोल में स्थित है, तो उस प्रजाति की खोज की गई है। तो आप ध्यान रखिए, भारती जो है 19 जो हमारे जो यहाँ पे जो स्टेशन है उसका नाम है साउथ पोल पे जो अंटार्कटिका है उसके अंदर 1981 में शुरू हुए भारतीय अंटार्कटिक मिशन के 4 दशकों में पहली बार किसी पादप प्रजाति की यहाँ पे खोज की गई है। तो ध्यान रखना, पहली बार की गई, उसका नाम याद रखना ब्रायम भारतीयेंसिस। यह भारत का इसमें क्या है, तीसरे भारतीय अभियान है ये। 1983-84 के दौरान अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम का पहला स्थानीय स्टेशन बनाया गया था, लेकिन बर्फ की चादर में डूबने के कारण इस स्टेशन को 1990 में त्याग दिया गया। फिर मैत्री स्टेशन को 1989 में, जबकि भारतीय स्टेशन को 2012 में चालू किया गया था। तो ध्यान, तो वर्तमान में मैत्री स्टेशन और भारतीय स्टेशन चालू है, गंगोत्री खत्म हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका में हमारे कौन कौन से स्टेशन है, तो नाम याद रखिए, गंगोत्री, मैत्री और भारती। प्रेजेंट टाइम वर्क कर रहे हैं मैत्री और भारती। कच्छ के रण में सौर पार्क स्थापित किया गया है। तो एनटीपीसी की 100% सहायता प्राप्त कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसको एनटीपीसी आरईएल, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 12 जुलाई को 2021 को गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। तो ध्यान रखना, अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा कहाँ है, सिंगापुर में। तो भारत में कहाँ स्थापित हो जाएगा वो अभी हुआ नहीं, जब स्थापित हो जाएगा तो कहाँ होगा, कच्छ के रण में होगा, जिसका निर्माण देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी रेल कर रही है। एनटीपीसी रेल की इस पार्क में व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की योजना है। हाल ही में एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय में भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर पार्क भी चालू किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुडम ताप विद्युत संयंत्र में जलाशय में 100 मेगावाट की तैरती हुई सोलर परियोजना का कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा तैरता हुआ भारत में कहाँ पे, वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, उसको भी एनटीपीसी रेल ने चालू किया है। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो भारत में होगा कहाँ पर, कच्छ के रण में, तैरता हुआ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अभी तक आगे बन जाए अलग है। तो एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार में तेजी लाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को इसकी जो सहायक कंपनी है एनटीपीसी रेल रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को इसमें सम्मिलित कर लिया गया था, उसने इसको अब क्रियान्वयन चालू किया है। आइए बात करते हैं देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना के बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये भी 100%
सहायता इसको मिलेगी एनटीपीसी द्वारा, और इसकी जो सहायक है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी रेल ने 13 जुलाई 2021 को देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ एक समझौता किया है। ध्यान रखना, पहला हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना एनटीपीसी रेल द्वारा चालू किया जा रहा है, और उसको कहाँ स्थापित करने की बात की गई है, कहाँ की है, लद्दाख में बात की जा रही है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो लेह में सौर वृक्ष और सोलर कारपोर्ट के रूप में एनटीपीसी पहले ही सौर प्रतिष्ठानों को उद्घाटन किया जा चुका है, वहाँ पे सोलर पैनल कैसे बनाए गए हैं, सोलर ट्री के रूप में बना दिया गया है। साथ ही साथ लेह जल्दी शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा, इसलिए लेह इंपॉर्टेंट हो जाता है लद्दाख के अंदर। एनटीपीसी परिवहन, ऊर्जा, रसायन, उर्वरक, इस्पात आदि जैसे क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन आधारित समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, इसी तरह से वहां पे चालू किया है। भूटान में भीम यूपीआई का आरंभ कर दिया गया है। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। केंद्रीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और भूटान के जो वित्त मंत्री हैं लियोंगपो नाम की शेयरिंग, इन्होंने 13 जुलाई 2021 को आभासी समारोह यानी कि वर्चुअल रूप से इन्होंने क्या किया है, संयुक्त रूप से भूटान में भीम यूपीआई की शुभारंभ कर दिया है। अगर इसमें फैक्ट की बात की जाए तो भूटान अपने जो क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड है उसके लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेरेंस यूपीआई की मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो ध्यान रखना, पहला देश कौन सा बना है, भूटान बना है। भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान का स्वीकार करने वाला हमारे पहला पड़ोसी निकटतम देश भी अभी हो गया कि पहला देश है तो निकटतम पड़ोसी पहला ही देश हो गया। तो भीम की फुल फॉर्म आती है, उसका है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत का डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन है जो कि यूपीआई के माध्यम से काम करने वाली तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली, यानी कि आपने जैसे आपने देखा होगा फोन पे चलाते हैं, आपने जैसे ही आप उसमें रुपए आपने डाले और तुरंत आपने क्या किया, क्लिक किया, 200 रुपये वहाँ पे पहुँच गए। तो ये क्या है, तो ये होता है रियल टाइम में रुपये पहुँचना। और ये और भीम इसमें पार्टिसिपेट करता है। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ने में सक्षम बनाता है। भारत की पड़ोसी पहले की नीति के तहत भूटान में सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले भूटान की यात्रा करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों को और व्यापारियों को इससे लाभ होगा कि वहाँ पर आप क्या करें, भीम ऐप से आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप पेमेंट दे सकेंगे। पिछले 5 वर्षों में लगभग 10 करोड़ से अधिक यूपीआई क्यूआर बनाए गए हैं, और वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात की जाए इस दौरान भीम यूपीआई ने 41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 22 अरब लेनदेन को पूरा करने में इसमें योगदान दिया है। आइए बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प के बारे में। तो कई बार आ जाता है कि ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है, किन देश में किया गया है। तो 14 जुलाई 2021 को एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय नौसेना जो नेवी है उसने ऑपरेशन संकल्प में खाड़ी क्षेत्र में प्रतिदिन खाड़ी में जो अरेबियन कंट्री है वहाँ पे औसतन 16 भारतीय ध्वजधारक जो वहाँ पे व्यापारिक जहाज निकलते हैं उनको सुरक्षित आवाजाही प्रदान की है। मतलब कि ये क्या करते हैं, वहाँ पे गश्ती का काम करते हैं, और वहाँ पर जो इसमें भारतीय मैप लगे, झंडे लगे होते हैं ऐसे जहाजों में, तो लगभग ऑन एवरेज 16 जहाजों को पर डे वहाँ पे इन्होंने चलाया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच वहाँ पर, क्योंकि आपको देख पता चल रहा है बार बार ईरान अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है, तो उसी को देखते हुए वहाँ पे क्या है, ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकर जहाजों में विस्फोट होने के बाद जून 2021 में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन संकल्प कहाँ है, ये खाड़ी देशों में चलाया गया है। तब से एक भारतीय नौसेना के जहाज को एक हेलीकॉप्टर के साथ जून 2019 से उत्तर पश्चिमी अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में लगातार तैनात किया गया है। तो वहाँ पर एक नौसेना का जहाज है, एक हेलीकॉप्टर है, तो वहाँ पे ये अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस खाड़ी में वहाँ पे ये लगातार गश्ती करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है कि कोई वहाँ विस्फोट वगैरह ना हो जाए। इसी को बोला गया ऑपरेशन संकल्प। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि भारत अपनी तेल की मांग का लगभग 85% आयात करता है, और इसी आयात क्या करता है, ये जो 85% आयात करता है उसका क्या लगभग क्या होता है, 2019-20 में बात की जाए तो लगभग 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारत के तेल का आयात का लगभग 62% खाड़ी क्षेत्रों से होकर आया है। क्योंकि हम लगभग अगर हमें 100 लीटर खपत है तो 85 लीटर तो हमें चाहिए बाहर से, और 85 लीटर का लगभग 62%, लगभग 50 से 52 लीटर हम कहाँ से लेते हैं, वो खाड़ी देशों से आयात करते हैं। अगर उस वर्ष की बात की जाए 2019-20 की, तो इस खाड़ी क्षेत्र में भारत का निर्यात और आयात लगभग, भारत ने यहाँ से लगभग 51 अरब डॉलर का निर्यात किया है और 108 अरब डॉलर का आपने वहाँ से चीज़ें खरीदी हैं। तो ये भारत के कुल निर्यात और आयात का लगभग, कुल हम टोटल निर्यात करते हैं उसमें खाड़ी देशों में 8.1% करते हैं, और कुल आयात करते हैं तो खाड़ी देशों से हम कुल आयात का 11.4% करते हैं। अगर हम देखें किस जगह की बात की जा रही है, तो आप देखिए जो यहाँ पे देश हैं इस जगह की बात की जा रही है, खाड़ी देशों की ये बात की जा रही है। यहाँ पे कौन से, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, ओमान है। यहाँ पे फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे बीच में जल संधि जो इन दोनों को मिला तो उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये चीज 3 चीज याद रखिएगा, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे स्थित है। तो ये क्वेश्चन आता है कि
फारस की खाड़ी और गल्फ की खाड़ी को मिला ओमान की खाड़ी को मिलाने वाले जल संधि का नाम बताइए। उसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आइए बात करते हैं, अभी हाल ही में महान अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हुआ। वे 98 वर्ष के थे। तो इन्होंने विभिन्न अपने चलचित्रों और फिल्मों में जो जो अदाकारी की है उसमें मैन मैन रोल किए गए हैं, उनकी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाए हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। बाद में इन्होंने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम दिलीप कुमार कर लिया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बात की जाए तो 1944 में फिल्म आई थी ज्वार भाटा, उनसे की थी। लेकिन उनकी पहली जो हिट फिल्म हुई वो 1947 में जुगनू थी। उन्होंने मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर, राम और श्याम जैसी फिल्मों में भी काम किया है। 1998 में उनकी जो फिल्म थी किला, वो उनकी आखिरी फिल्म थी। इनको दुखद कथानक वाली फिल्मों में उनकी दिल दहला देने वाली लेकिन पुरस्कार विजेता भूमिकाओं के कारण उनको मतलब कि ऐसा था, ऐसी एक फिल्मों में काम करते थे जिसमें क्या होता था, काफी दुख भरी फिल्में होती थी। लेकिन क्या होता था, उनकी एक्टिंग उसमें लाजवाब थी, सुपर क्लास थी, इसलिए इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी एक्टिंग के बदौलत ही 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, जो कि कीर्तिमान है। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको 2015 में पद्म विभूषण, जो कि दूसरा उच्च सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद, और 1991 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। दिलीप कुमार जी को 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया है। तो उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए इम्तियाज इनको मिल चुका था पाकिस्तान से। चीन मलेरिया मुक्त होने वाला देश बन चुका है। डब्ल्यूएचओ ने 29 जून 2021 को चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगर फैक्ट की बात की जाए तो 1990 से अब तक लगभग 127 देशों ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इससे पहले 25 फरवरी 2021 को अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए अभी हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, अब इसका आंसर होगा चाइना। तो देखें चाइना ने इसका उन्मूलन कैसे किया, कैसे समाप्त किया है। इन्होंने एक रणनीति अपनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था 137 प्रणाली। इसमें क्या होता, सबसे पहले क्या होता, एक दिन के भीतर मलेरिया अगर किसी को होता उसके रोग की पहचान करना, 3 दिन के भीतर उसकी जांच करना और 7 दिन के भीतर उनको सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध करा के उनकी रोकथाम करना। इसलिए उन्होंने इस पे चलते हुए, इस थीम पे चलते हुए उन्होंने मलेरिया से मुक्त हो गए हैं। अगर विश्व मलेरिया दिवस की रिपोर्ट की बात की जाए 2020 के बारे में, तो डब्ल्यूएचओ द्वारा इसको निकाला गया था। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में लगभग 87 मलेरिया स्थानिक देशों में मलेरिया की अनुमानित 229 मिलियन, अगर बात लगभग 23 करोड़ जनसंख्या मामले आए थे। उनमें से 40 लाख 9 हजार मौतें दर्ज की गई, जिसमें मलेरिया से होने वाली मौतें 90% से अधिक मौतें कहाँ थी, अफ्रीकी देशों में हुई थी। टोटल मामले आए 23 करोड़, मरे उसमें से 40 लाख 9 हजार। और अगर कुल वैश्विक मामलों में भारत की बात की जाए तो भारत में मलेरिया के लगभग 2% वैश्विक मामले पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। इसको मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो 2021-22 का जो अवसर की बात की जाए, इसका जो थीम थी वो थी राइट एंड चॉइस आर द आंसर, वेदर बेबी बोर्न और बस्ट, द सोल्यूशन टू बी शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रियोरिटीज इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट ऑफ ऑल पीपल। अर्थात अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बच्चों की जन्म दर में वृद्धि हो या फिर गिरावट हो, प्रजनन दर में बदलाव आए या फिर उनका समाधान हो, सभी लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट विश्व जनसंख्या दिवस की बात की जाए जो 11 जुलाई को मनाया जा रहा है, इसकी बात की जाए, यह दिवस जनसंख्या मुद्दों की तात्कालिक और महत्व पर को ध्यान में केंद्रित करते हुए उद्देश्य इसको मनाया गया था। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की तत्कालिक गवर्निंग काउंसिल द्वारा इस दिवस को स्थापित किया गया था। और तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, उसका आप ध्यान रखिएगा। आइए हम मिलाते हैं एक काफी बहुत ही चर्चित हस्ती और काफी लोकप्रिय, काफी खुश मिजाज, मतलब कि काफी चौचक किस्म के आदमी से आपको मिलाते हैं, जिनका नाम है चाना पॉल। भारत के मिजोरम राज्य में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के जो मुखिया हैं जानने वाले सब, ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़े परिवार का ये मुखिया है, जिनका नाम है 76 वर्षीय जियोन चाना का 14 जून 2021 को निधन हो गया था। चाना पॉल को इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। ये मिजोरम के रहने वाले हैं। आप देखिए जो पीछे खड़े हैं जितने भी मेंबर हैं, ये सारे कैन के फैमिली मेंबर हैं। इन्हीं से होकर इनकी ये ट्री के तना है, इन्हीं से आकर ये आगे बढ़े हैं। देखते हैं चाना के परिवार में बात की जाए तो एक ही घर में 181 लोग रहते हैं। उनकी 39 पत्नियां हैं, 94 बच्चे हैं, 33 पोते हैं और एक परपोता इसमें शामिल है। इन्होंने
39 बार प्यार हुआ, 39 बार उन्होंने शादियां की, इसलिए उनकी 39 वाइफ्स हैं। इस तरह उन्होंने टोटल परिवार बनाया 181 मेंबर का। च्योना चाना ने चुआथार या चाना फॉल नामक ईसाई संप्रदाय का नेतृत्व किया है, जिसे उनके पिता हुआंग तुआओ ने जून 1942 में स्थापित किया था। इस संप्रदाय की अगर बात की जाए, यहाँ पर बहु विवाह प्रथा इसमें विश्वास रखते हैं, और इसके लगभग 2000 सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश मिजोरम की राजधानी आइजोल से लगभग 55 किलोमीटर दूर बक्तावंग तोलगुनाम गांव में चाना के घर के आसपास रहते हैं। मिजोरम उनके गांव, उनके परिवार की वजह से एक बड़ा और आकर्षक टूरिज्म हब बन गया था। लोग उनको देखने आते थे, यहाँ पे इतने लोग साथ कैसे मिलकर रहते हैं, ये इनकी खासियत है। उन्होंने 39 वाइफ को एक साथ संभाला, इनके 94 बच्चे हुए, 33 पोते हुए और एक परपोता हुआ है। आइए बात करते हैं सार्वजनिक उद्यम विभाग। अब वित्त मंत्रालय का दिन आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना कि अभी आएगा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग किस मंत्रालय का दिन कार्य करेगा। तो वित्त मंत्रालय का दिन कार्य करेगा। तो केंद्र सरकार ने अभी अपनी महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम है, जिसमें डी इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया है। इससे पहले सार्वजनिक उद्यम विभाग भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था, अभी होगा वित्त मंत्रालय का हिस्सा। थोक और खुदरा व्यापार MSME यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के दायरे में शामिल कर लिए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2021 को थोक और खुदरा व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के दायरे में शामिल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें फैक्ट की बात की जाए तो इससे क्या होगा, ऐसे कारोबारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो प्राथमिक क्षेत्र में जो ऋण लेने के लिए जिनको टारगेट, मतलब कि RBI चुनती है कि इनको प्राथमिकता से लोन देना चाहिए, उसको ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो कोविड-19 महामारी जो जितने कारोबारी हैं, लगभग 2.5 करोड़ कारोबारी व्यापारी हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था के लाभ के अलावा इन कारोबारियों को और कोई भी जो लाभ मिलते हैं MSME सेक्टर के, वो नहीं मिलेंगे। सिर्फ इनको क्या मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र ऋण मिलने की व्यवस्था की गई है। बस इसमें चिंता वाली बात क्या है कि अगर एक बार यदि खुदरा और थोक व्यापारी अर्थात होलसेल या रिटेल जो व्यापारी हैं वो MSME के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, तो बैंक उन्हें छोटी विनिर्माण कंपनियों के स्थान पर ऋण देना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वे विनिर्माण से कम जोखिम वाले होते हैं। तो मैन्युफैक्चर क्षेत्र में लोन ना मिलके इनको लोन ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसी इसमें संभावना व्यक्त की गई है। आप ये शेप देख रहे हैं, कोई कुकल मुक्ति नहीं है, ना कि किसी भी डिसेंटीना है, बल्कि क्या है, ये है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी का हिस्सा है। 1 जुलाई 2021 को दुनिया में प्रस्तावित सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप, जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, के निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। इसको कहाँ बनाया गया है, 2029 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी सालाना 710 मेगाबाइट का खगोलीय डाटा यहाँ पे स्टोर करेगा। जो भी जारी होता है उसको स्टोर करने का कार्य करेगा। ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये जारी कहाँ से होगा, ये होगा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आइए देखते हैं आज का और इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौशिक बसु को इकोनॉमी के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला है। ये क्वेश्चन आता है किसको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से नवाजा गया है, वो है कौशिक बसु जी हैं। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इनसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए बात करते हैं मदुरै मल्ली के बारे में। मदुरै मल्ली अगर आपने साउथ मूवी देखी हो, जहाँ पे हीरोइन सबने पीछे गजरा बांधती हैं, तो गजरा जो फूल लगे होते हैं वो मदुरै मल्ली हैं। 8 जुलाई 2021 को तमिलनाडु से GI टैग ये प्रमाणित है मदुरै मल्ली। और अन्य पारंपरिक फूलों जैसे बटन गुलाब, लिली, चमती और गेंदा की खेप अब संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई को एक्सपोर्ट कर दी गई है। तो क्योंकि GI टैग, ये मदुरै मल्ली इनको GI टैग कहाँ मिल रखा है, इनको GI टैग मिल रखा है तमिलनाडु में। इनका एक्सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका और दुबई के लिए, इसलिए चर्चा का विषय है मदुरै मल्ली। इस पहल से क्या होगा, दुबई और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय समुदाय नियमित अंतराल पर भारत के फूलों का निर्यात कर सकेंगे, जिससे क्या होगा, धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों को मनाते हुए घर और मंदिरों में दोनों में हिंदू देवताओं को ताजे फूल चढ़ा सकेंगे वहां पर, जो वहां पे दुबई और USA में लोग रह रहे हैं। मदुरै मल्ली, जिसको चमेली के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है, जो अपनी मनमोहक खुशबू के लिए जाना जाता है। इसे मदुरै मल्ली का नाम इसके मूल स्थान तमिलनाडु के शहर मदुरै के नाम से इसमें दिया गया है। तो मदुरै मल्ली जो कि चमेली है, इसकी खुशबू मीनाक्षी मंदिर का वैभव बढ़ाती है। मदुरै अपने पड़ोस में उगाई जाने वाली मल्ली गाय के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा हुआ है, और इस प्रकार भारत की चमेली राजधानी के रूप में इसको मदुरै विकसित कर लिया गया है। मदुरै मल्ली इसका निर्यात किया जा रहा है, इस फूल को आप नाम याद रखिए। आइए बात करते हैं भालिया किस्म का गेहूं के बारे में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है भालिया किस अनाज की किस्म है, तो वहां पे जहाँ धान होगा, मक्का होगा, गेहूं होगा, तो याद रखना भालिया है गेहूं की किस्म। तो गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 7 जुलाई 2021 को GI प्रमाणित जो भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात के केन्या और श्रीलंका को निर्यात कर दी गई। तो भालिया कहाँ उगाया जाता है, ये गुजरात में उगाया जाता है।
जीआई टैग इसको मिला हुआ है। जीआई टैग उसको मिलता है जो कि खास तरह के भौगोलिक इकाई क्षेत्र में पाया जाता है, उत्पादन होता है, इसलिए इनको जीआई टैग मिला है। ये भालिया गेहूँ, इसमें खासियत क्या है, एक तो ये क्या है, कहाँ उगाया जाता है, ये उगाया जाता है गुजरात में। और इसकी खासियत ये होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये स्वाद में मीठा होता है। भालिया फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है। भाल क्षेत्र अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूची जिले में शामिल है, ध्यान रखना। इसकी खासियत क्या है, इसमें प्रोटीन और इसकी उच्च मात्रा होती है, इसमें मिठास भी अच्छी पाई जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जुलाई में फेरबदल किया गया था। तो इसमें क्या किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के लगभग 2 वर्ष हो गए, उसमें 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें 36 नए चेहरे हैं। तो इसमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं और 28 राज्य मंत्री हैं। शपथ लेने वाले 15 कैबिनेट मंत्रियों में से 7 को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोशन मिला है, जिसमें किरण रिजिजू जी हैं, राजकुमार सिंह हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं, मनसुख मांडविया हैं, परसोत्तम रुपाला हैं, जी किशन रेड्डी हैं और अनुराग सिंह ठाकुर हैं। तो आपको कुछ खास जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके मैंने नाम इसमें शामिल किए हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। हो सकता है आपको पेपर में कहीं टकरा जाए, ये कौन है, इस टाइम पे ये कौन है, देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहेंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और अन्य सभी विभागों जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं वो इनको मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री की बात की जाए तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे। तो यार इनको आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, इनके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकते हैं। अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्रालय इनको मिला है। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय बनाए मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण को वित्त तथा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्रालय। अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों का मंत्रालय। स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास मंत्रालय। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। सर्बानंद सोनेवाल को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्रालय। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि एमपी से हैं, जो कि कांग्रेस छोड़ के आए हुए हैं, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय दिया गया है। किरण रिजिजू जी को विधि और न्याय मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना और प्रसारण तथा युवा मामलों के खेल मंत्रालय दिया गया है। ये प्रमुख नाम, इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं पेपर में आ जाते हैं। राजस्थान को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित, एक जगह को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के बूंदी जिले में जो स्थित है रामगढ़ बिस्धारी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी। अगर राजस्थान का मैप देखोगे तो वहाँ पे देखिए इसके साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। हरियाणा लगा हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नीचे एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो यहाँ पे अब कौन से, एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व, एक है रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क, एक है मुकुंद हिल्स टाइगर रिजर्व, अब चौथा कौन सा हो गया, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व। ये 4 हो गए, 4 आप देखिए, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंद और चौथा ये हो गया रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व। इसका अगर फैक्ट की बात की जाए, ये रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर में सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिण में कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ता है, जिससे इसे बाघ गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जो मैं यहाँ पे मैप देख लीजिए, जो मैं बात कर रहा हूँ उसी को उसमें वापस जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ये 1017 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें भीलवाड़ा के 2 वनखंड आते हैं तथा बूंदी क्षेत्र का वन ब्लॉक और इंद्रगढ़ इसमें शामिल हैं, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत आता है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली इधर से इधर जाने वाले टाइगर होंगे उनके बीच में क्या करेगा, गलियारे के रूप में कार्य करेगा। 2018 की बाकी गणना की बात की जाए तो राज्य में 3 टाइगर रिजर्व थे पहले, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। इसमें 102 बाघ थे। रामगढ़ बिस्धारी वन्यजीव अभ्यारण्य में को 1982 में स्थापित किया गया था और इसमें लगभग 252.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी खासियत है। आइए बात करते हैं सी नॉट के बारे में। तो क्वेश्चन आता है सी नॉट किससे संबंधित है। तो ये कोई अब गांठ नहीं है, बल्कि क्या है, टर्की के पास मरमरा सागर है जो कि काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। तो ध्यान रखना, जो मरमरा सागर है वो काला सागर, एजियन सागर को जोड़ता है। तो मरमरा सागर में सी नॉट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया है। तो आप देखिए, ये रहा टर्की, इधर इस्तांबुल, यहाँ पे मरमरा सागर है जो क्या करता है, काला सागर और एजोब सागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये वर्ल्ड मैप में ये इस जगह पे आता है, इटली के पास। ये देखिए इटली, ये इटली है, इटली ग्रीस है, उसके पास ये मरमरा सागर है। तो सी नॉट होता क्या है, ये समुद्र में एक लसलसा पदार्थ जिसको मरीन मसलेज कहा जाता है, ये तब बनता है जब क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है,
अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेसमेंट आए और क्या हुआ, जो वहाँ का पानी था वो क्या हुआ, वो पोल्यूटेड हो गया, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो शैवाल होते हैं उसमें जो जब टेम्परेचर बढ़ता है, शैवालों के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पोषक तत्व इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पानी में बहुत ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, उसमें चिपचिपा पानी बना देते हैं। इसी को बोला जाता है सी नॉट। ये इसका हाल देख रहे हैं, ये सी नॉट। पानी भी क्या होता है एकदम जैसे आप पारे की तरह स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सी नॉट। ये मोटी चिकनी परत है जो भूरे और झागदार पदार्थ की तरह दिखती है। इससे बड़े पैमाने पर मछलियां और अन्य जलीय जीव होते हैं, इसमें फंस जाते हैं, और जब फंसते हैं कोरल वगैरह, तो उसमें फंस के क्या होते हैं, मर जाते हैं। ऑक्सीजन उन्हें कम मिलती है। तो सी नॉट को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 8 राज्यों में राज्यपालों की नई नियुक्ति की गई है। तो रामनाथ कोविंद जी ने इनको 6 जुलाई 2021 को 8 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए। तो कौन कौन से राज्यपाल कहाँ-कहाँ के बने हैं, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। तो ये आप सीधा ये देखिए कि किस राज्य में इनको बनाया गया है, तो बस वो नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि इस राज्य के राज्यपाल का नाम बताओ या इस राज्य के राज्यपाल का नाम बताओ, उसमें आपको ये सॉल्व करने में फायदा मिलेगी। तो थावर चंद गहलोत हैं, इनको कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विशाखापट्टनम के जो पूर्व लोकसभा सदस्य हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, जो कि मिजोरम। गुजरात से बीजेपी नेता मंगूभाई छगन भाई पटेल को एमपी, और गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अलकेसर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो आप ऐसे याद रखिए, कर्नाटक के राज्यपाल हो गए थावर चंद गहलोत, डॉक्टर हरि बाबू कुम्बूपंथी को मिजोरम का, मंगूभाई छगन भाई पटेल को गुजरात का, और राजेंद्र विश्वनाथ को बनाया गया कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। और इस टाइम पे जो पी एस श्रीधर पिल्लई है उनको बनाया गया गोवा का, सत्यदेव नारायण को बनाया गया त्रिपुरा का, रमेश बैस को बनाया गया झारखंड का, और बंडारू दत्तात्रेय को बनाया गया हरियाणा का। ये नाम आप याद रखिएगा कि बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा, रमेश बैस को झारखंड, सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा, पी एस श्रीधर पिल्लई को गोवा, डॉक्टर हरिबाबू कुम्मुपंथी को मिजोरम, मंगूभाई छगनभाई पटेल को एमपी, राजेंद्र विश्वनाथ अंकलेश्वर को हिमाचल प्रदेश, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। आइए बात करते हैं जेरेमी केसल, ट्विटर के भारत के नए शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो जेरेमी केसल हैं, वो ट्विटर के नए शिकायत अधिकारी होंगे। ये इसकी घोषणा आप ध्यान रखिए, अगर आता है कि भारत में ट्विटर के नए शिकायत अधिकारी कौन है, शिकायत अधिकारी हैं जेरेमी केसलर। आइए बात करते हैं बोल्ड परियोजना के बारे में। तो बोल्ड परियोजना ये मत समझिए कोई क्रिकेट से संबंधित है। बोल्ड परियोजना की फुल फॉर्म देखें तो ये है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट के। इसका मतलब हुआ सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान की बात की गई है। तो बोल्ड परियोजना किससे, बांस से संबंधित है, बांस की खेती से संबंधित है। सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन ने खादी और ग्रामोदय आयोग मरुस्थलीकरण को कम करने और राजस्थान की जनजातियों की आय को सुधारने के लिए बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया। तो बोल्ड परियोजना किससे संबंधित है, ये बोल्ड परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है और किससे संबंधित है, ये बांस की खेती से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, ये शुष्क और अशुष्क भूमि क्षेत्रों में बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस बनाने का इसका उद्देश्य है। इसमें टॉपिक फैक्ट की बात की जाए, ये अनूठी परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले के निचला मांडवा के आदिवासी गांव में शुरू की जाने वाली देश की अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। ध्यान रखना, बोल्ड परियोजना किससे संबंधित है, ये बांस से संबंधित है। और इसको कहाँ शुरू किया गया है, इसको शुरू किया गया है राजस्थान में। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये ध्यान रखिए। तो अब नए मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। इनको क्या इसको बने क्योंकि आपको पता चाहिए कि तीरथ सिंह रावत जो कहीं से भी सदस्य नहीं थे विधानसभा के, तो 6 माह के भीतर वो दोबारा नहीं चुने जा सके, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो पुष्कर सिंह धामी जो 45 वर्ष के हैं, उनको वहां का क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये राज्य में अभी तक सबसे छोटे उम्र के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। आइए बात करते हैं कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। तो डेल्टा वेरिएंट या फिर जिसको B1.617.2 नाम दिया गया है, ये कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसकी पहचान सबसे पहले भारत में की गई है। तो अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट आए किससे संबंधित है, तो ये कोविड-19 कोरोना वायरस से संबंधित है। इसमें क्या हुआ, इसकी जो स्पाइक है, जो बाहर जो नुकीली चीजें निकली हुई हैं, इसकी जो प्रोटीन है उसमें क्या हुआ है, जो म्यूटेशन हुए हैं, जो चेंज आए हैं, उसके अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप इस डेल्टा वेरिएंट का विकास हुआ है। तो AY.1 सबसे आम पाया जाने वाला डेल्टा प्लस वेरिएंट है, लेकिन अन्य AY.2 वेरिएंट भी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं, जो अभी तक भारत में नहीं फैला। भारत में अभी तक AY.1 फैला है। ये डेल्टा वेरिएंट है किसका, कोविड-19 का। एक बार फिर चर्चित पुस्तकों की बात की जाए जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है स्टार ग्रेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री ने लिखा है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन ने लिखा है। स्पेस एंड बियॉन्ड, प्रोफेशनल बायोस ऑफ के कस्तूरी रंगन, इसको BN सुरेश ने लिखा हुआ है। द स्वीटनेस ऑफ वाटर एंड और ऑफरा बुक
क्लब पिक ये लिखा हुआ है नाथन हैरिस ने। रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द सागा इज रीसेट्स इंडिया डेमोक्रेसी, ये बात की गई है, बद्री नारायण ने इसको लिखा हुआ है। आइए बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और संस्कृति केंद्र के बारे में। इसको भारतीय संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जून 2021 को उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित किए जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। तो आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ की, ये हैं राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, और देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के सामने 5,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसको स्मारक को स्थापित किया गया है। इस परियोजना में अम्बेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसमें 750 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, जिसमें शोध केंद्र और संग्रहालय भी शामिल होंगे। इसकी अनुमानित जो लागत है वो 45 करोड़ रुपए मानी गई है। आइए बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड में बड़े स्तर पे, उसमें एक है फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फिर ये है अमेरिका ओपन और एक है विंबलडन। तो फ्रेंच ओपन जिसको मई जून 2021 में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट किया गया था, इसको पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ था। तो इसमें आप ध्यान रखिए, इसमें हमेशा आता है कि फ्रेंच ओपन विजेता कौन है। तो इसमें जो पुरुष एक क्रम विजेता है वो है नोवाक जोकोविच हैं, और महिला एक क्रम विजेता है वो बारबोरा क्रेजसिकोवा है, ये चेक गणराज्य की हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। अगर पुरुष एक क्रम उपविजेता की बात की जाए तो स्टेफानोस सिपास हैं जो ग्रीस के हैं। उपविजेता यहाँ बने अनास्तेसिया पाव्लुचेनकोवा, ये रसिया की हैं। तो याद रखिएगा, पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं फ्रेंच ओपन के, और महिला विजेता है वो है बारबोरा क्रेजसिकोवा। इफ्को ने लॉन्च किया विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। जैसे आपने अगर आपने थोड़ी बहुत खेती भी की होगी, आपको पता होना चाहिए यूरिया खाद के लिए उसमें क्या एनपीके होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है, 4:2:1 के रेशियो में। उसके हल्के चीनी टाइप के कुछ दाने होते हैं, उनको डाला जाता है। तो बोरी की जगह आप क्या कर सकते हैं, आधा लीटर वो लिक्विड आपको मिलेगा, उससे आप काम चला लीजिए, उस लिक्विड को मिला के डाल दीजिए, आप छिड़काव कर दीजिए, तो यूरिया का ही काम करेगा। तो 31 मई 2021 को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको इफ्को कहा जाता है, इन्हें किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो लिक्विड जो यूरिया है उसको लॉन्च कर दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो नैनो यूरिया लिक्विड पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। नैनो यूरिया लिक्विड को 5 आधा लीटर मिलीलीटर की बोतल को आप पारंपरिक यूरिया के एक बैग के बराबर इसको यूज कर सकते हैं। इफ्को द्वारा किसानों के लिए नैनो यूरिया की कीमत को 450 रुपए प्रति आधा लीटर इनको स्थापित किया। इसकी बोतल इसकी कीमत 240 दी गई है। अगर इतनी यूरिया लेंगे तो लगभग 10% आपको सस्ती मिलेगी, लगभग 300 की होगी। इफ्को की बात किया जाए, इफ्को भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है, जो पूर्णतः भारतीय सहकारी संघ के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1967 में तब हुई थी, की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अगर इफ्को की फुल फॉर्म आती है तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। आइए बात करते हैं हीट डोम के बारे में। ज्योग्राफी से लिंक टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य में अभी क्या हुआ है, कुछ हिस्सों में अत्यधिक तापमान से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। तो तापमान में अचानक वृद्धि के पीछे की वजह यहाँ पे जो हुई है, उसको जलवायु स्थिति को हीट डोम का नाम दिया गया है। हीट डोम कहाँ हुआ है, वो हुआ है कनाडा और अमेरिका में। अगर फैक्ट की बात की जाए तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो NOAA के अनुसार हीट डोम की स्थिति तब होती है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवाओं को ढक्कन या टोपी की तरह ढक लेता है। तो आपको बताएं होता क्या है कि अगर जैसे गर्मी बढ़ी, तो गर्मी होने से क्या होता है कि आप गर्मी हुई तो हवाएं क्या हल्की हो जाती हैं। जहाँ पे हवाएं हल्की होती है वहाँ पे प्रेशर हो जाता है लो। तो हवाएं हमेशा क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो ये हवाएं जो गर्म हुई तो कहाँ जाती हैं, ऊपर तरफ जाती हैं। अगर ऊपर भी हाई प्रेशर है और जेट स्ट्रीम की वजह से, तो ये क्या करेगा, जो गर्म हवाएं जो ऊपर जाती हैं, तो ऊपर जाके उनके जो ऊपर हाई प्रेशर है उनको फिर नीचे धकेल देगा। तो नीचे गर्म हवाएं ऊपर आ रही हैं, ऊपर नीचे आ रही, तो अचानक बहुत बड़ा क्या होगा, एक गुबंद संरचना बन जाएगी। उसी के बीचों बीच में गर्म हवाएं सब चक्कर काटेंगे, तो गर्म हवाएं टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। इसी को हीट डोम कंडीशन कहा गया है। हीट डोम तब शुरू होता है जब समुद्र के तापमान जबरदस्त बदलाव आते हैं। अगर NOAA की बात की जाए, उनके अनुसार संवहन के रूप में जाने वाली जो प्रक्रिया में जो प्रवणता है, कि जो अंतर होता है, अधिक गर्म हवाओं का कारण बनता है, जो समुद्र की सतह से गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो यहाँ पे हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर से अगर प्रेशर और हवाओं का पहले से जेट स्ट्रीम हाई प्रेशर वाली है, उनको फिर नीचे धकेल देंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल बन, नीचे सारी गर्म हवाएं इकट्ठी हो जाएंगी। वायुमंडल का जब उच्च दबाव होता है तो गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता रहता है। इससे चलते गर्म हवाएं क्या होती हैं, जो वहाँ का एटमोस्फेयर है उसमें फैल जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हीट वेव स्थिति पैदा हो जाती है। एक हीट डोम आमतौर पर 1 सप्ताह तक चलता रहता है। इसने कनाडा और अमेरिका को प्रभावित किया है। आइए बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, 2021 के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग बजफीड न्यूज की जो भारतीय मूल के पत्रकार हैं मेगा राजगोपालन और एक
अन्य 2 योगकर्ताओं सहित 11 जून 2021 को नवीन खोजी रिपोर्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किसमें दिया गया है? रिपोर्टिंग में, न्यूज में दिया गया है, और इसको पाने वाले भारतीय कौन है? मेघा राजगोपालन जी हैं। मेघा ने अशांत सिंजियांग क्षेत्र है जो कि चाइना के अंदर है, वहां पर सैकड़ों हजारों मुस्लिमों को हिरासत में लेने के लिए चीन द्वारा जो गुप्त रूप से बनाई गई जेलों हैं और सामूहिक नजरबंदी शिविरों के विशाल बुनियादी ढांचे को उन्होंने उजागर किया था। पुलित्जर पुरस्कार इस तरीके से दिखता है। तो जो इनको किसको मिला है? ये मिला है मेघा राजगोपालन जी को। तो टेम्पा बे टाइप के भारतीय मूल जो पत्रकार है नील बेदी ने स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए भी पुलित्जर पुरस्कार जीता हुआ है। बेदी को कैथलीन मैकग्रोगर के साथ एक सीरीज के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो जो एक तो यहाँ पे जो विनर है वो है मेघा राजगोपालन, और दूसरे पुलित्जर पुरस्कार के लिए जो वो है पत्रकार नील बेदी। ठीक है, इसमें अधिकारियों की उस पहल को उजागर किया गया था टेम्पा बे टाइम्स में, जिसमें भविष्य के अपराध संदिग्ध लोगों की पहचान करने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। अगर पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए तो पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर समाचार पत्र, पत्रिकाओं, ऑनलाइन पत्रकारिता सहित साहित्य, संगीत रचना में उपलब्ध के लिए पुरस्कार है। तो अमेरिका में ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है इन क्षेत्रों में। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के द्वारा की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार जिसको दिया जाता है तो प्रतिवर्ष 21 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 नगद पुरस्कार मिलता है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक के साथ सम्मानित किया जाता है अगर सार्वजनिक सेवा में किसी को पुरस्कार मिलता है। अभी हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीती, उसने फाइनल में भारत को हराकर ये टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 139 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत ने पहली पारी और दूसरी पारी में 217 और 170 रन बनाए थे, जबकि न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 रन बनाए थे। फाइनल मैच में इंग्लैंड के साउथ टैम्पन में एजेस बॉल स्टेडियम में इसको खेला गया था। बारिश के कारण ये 5 दिन के मैच को 6 दिन तक चला और उसके मैच के आखिरी दिन 23 जून 2021 को खेला गया था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज कायम जेमिसन को मैच में 7 विकेट लेने के प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की इनामी राशि की बात की जाए तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के विजेता की टीम को एक गदा और 16 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर दिए गए, वहीं पे उपविजेता टीम को 8 लाख रुपए दिए गए थे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले आयोजन की 9 टीमों में लगभग 2 साल चक्र में टेस्ट मैच खेला है। 2 साल तक खेले गए, उसमें से ये टीमें जीत कर आई। इसमें न्यूजीलैंड जीती और भारत क्या हुआ, उपविजेता रहा है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने ओजस्विनी नामक एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है ओजस्विनी, जिसको लॉन्च किया है ओएनजीसी ने। इसमें होगा क्या, इसके नेतृत्व क्षमता वाली महिलाओं को 6 महीनों की गतिविधि आधारित अनुभव के माध्यम से वरिष्ठ नेतृत्व वाले पदों पर तैयार किया जाएगा। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम को सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें इस क्षेत्र में 165 देश शामिल हैं। तो ध्यान रखना, जो ओजस्विनी है वो क्या है, महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बड़े बड़े पदों को ग्रहण करने के लिए ये ओएनजीसी द्वारा इसको शामिल किया गया है। अगर 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या रिपोर्टों की बात की जाए तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जून को पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये निकला है, हर साल HIV, मलेरिया या स्तन कैंसर और युद्ध और हत्या से अधिक लोग आत्महत्या के रूप में मर रहे हैं। हमको लगता है ऐसा कि लोग बीमारी से मर रहे हैं, युद्ध से मर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किससे मर रहे हैं? आत्महत्या से मर रहे हैं, सुसाइड से मर रहे हैं। 2019 में लगभग 7,03,000 लोगों की आत्महत्याएं हुई थी। लगभग अगर पूरा देखा जाए तो लगभग हर 100 में से 1 लोग आत्महत्या कर रहा है। 15 से 29 जो आयु वर्ग के युवा हैं वो सड़क की चोट, टीबी और पारंपरिक जो हिंसा है उसके बाद आत्महत्या जो मौतें होने चौथा प्रमुख कारण इनका बना हुआ है। पहले जो 15 से 29 वर्ग के लोग हैं सबसे अधिक सड़क की चोट से मरते हैं, फिर टीबी से मरते हैं, फिर हिंसा से मरते हैं और चौथी वो करते हैं सुसाइड करते हैं। 2019 में 77% वैश्विक आत्महत्याएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुई हैं। 2019 की बात की जाए तो दुनिया में लगभग 1 लाख लोगों में से 9 ने अपने जीवन को समाप्त किया है। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया में आत्महत्या की दर विश्व में सबसे अधिक है। वर्तमान में केवल 38 देशों में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम की रणनीति लाई गई है। अगर लिव लाइफ दिशा निर्देश की बात की जाए तो 2030 तक वैश्विक आत्महत्या दर में 1/3 कमी लाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको पूरा करने हेतु देशों में मदद करने के लिए WHO द्वारा नए लिव लाइफ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनके अंतर्गत है क्या कि आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को सीमित करना, आत्महत्या की जिम्मेदारी रिपोर्टिंग इसमें जिम्मेदारी रिपोर्टिंग व मीडिया को शिक्षित करना, किशोरावस्था में सामाजिक भावनात्मक जीवन कौशल को बढ़ावा देना तथा आत्महत्या वाले विचारों और व्यवहारों को
प्रारंभिक पहचान करे हुए, उनकी सहायता देना, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला, इसमें प्रमुख शामिल है। अनूप चंद्र पांडे ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो 9 जून 2021 को जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं अनूप चंद्र पांडे, वो देश के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है देश के नए चुनाव आयुक्त कौन है, वो कौन है, अनूप चंद्र पांडे। एंटोनियो गुटेरेस डब्ल्यूएचओ के नए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके नए गवर्नर बॉडी के महासचिव नियुक्त हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के दूसरे कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो पहले भी थे अब फिर ये 26 तक बने रहेंगे। गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को पद की शपथ ली थी। उनका पहला कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 समाप्त होगा, उससे पहले उनको दोबारा चुन लिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगे कौन से महासचिव हैं, प्रेजेंट टाइम में कौन है, वो होंगे एंटोनियो गुटेरेस होंगे। गुटेरेस ने 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी खासियत है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 को 16 जून 2021 को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस वर्ष ये पुरस्कार भारत के राजस्थान राज्य के पर्यावरण संरक्षण संगठन है फैमिलियन फॉरेस्ट्री को प्रदान किया गया है। फैमिलियन फॉरेस्ट्री राजस्थान के बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाणी द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम है। इन्होंने मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए वहां पे पौधों के रोपण को बढ़ावा दिया है। ध्यान रखना लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है किस संगठन को, फैमिली फॉरेस्ट्री को दिया गया है। अगर राष्ट्रीय जनसंख्यिकी दिवस के बारे में बात की जाए तो इसको 2021 के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। 29 जून 2021 को महान सांख्यिकी विधि प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की जयंती, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल डेमोग्राफिक डे के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई है और उन्हें वर्चुअली रूप से सम्मान दिया गया है। बात करते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। तो 9 जून 2021 को लंदन स्थित इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया में रहने योग्य शहरों वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज का वार्षिक सर्वेक्षण ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया। तो आपसे क्वेश्चन ये आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो लिवेबिलिटी इंडेक्स पिछले 1 साल में व्यक्तिगत जीवन शैली के सामने पेश की गई चुनौतियों का आकलन करने के लिए दुनिया भर के 140 शहरों का परीक्षण किया गया है। इस सूचकांक में 5 श्रेणियों में फैले 30 से अधिक क्वालिटी और क्वांटिटेटिव कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें कि स्थिरता स्टेबिलिटी को 25%, स्वास्थ्य सेवाओं को 20%, सांस्कृतिक और पर्यावरण को 25%, शिक्षा को 10% और बुनियादी ढांचे को 20% दिया गया है। ये 5 बेसिक मानक हैं। कोविड-19 को तेजी से नियंत्रित करने की क्षमता के कारण न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड की लिवेबिलिटी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ध्यान रखना सबसे अधिक रहने योग्य शहर पूरे वर्ल्ड में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है और सीरिया का घरेलू चल रहा है, इस कारण दमिश्क दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर है। दुनिया के टॉप 10 में सबसे पहले ऑकलैंड आ गया, दूसरा ओसाका। ध्यान रखना है। और भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो 1946 में स्थापित इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स ग्रुप का अनुसंधान और विश्लेषण विभाग है। ये अनुसंधान और विश्लेषण करके पूर्वानुमान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। आइए बात करते हैं न्यू अटलांटिक चार्टर के बारे में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 10 जून 2021 को अटलांटिक चार्टर से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण किया है और न्यू अटलांटिक चार्टर नामक नया दस्तावेज पर साइन किए हैं। तो इन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, न्यू अटलांटिक चार्टर 1941 में अटलांटिक चार्टर का एक नया संस्करण है। न्यू अटलांटिक चार्टर का उद्देश्य है लोकतंत्र और खुले समाज के सिद्धांतों, मूल्यों, संस्थाओं की रक्षा करना। ये संकल्प लिया जाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करने वाले संस्थानों, कानूनों और मानदंडों को मजबूत किया जाता है। ये इसमें खासियत है। ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की संकटग्रस्त सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का ये देखिए पूर्वी तट है, इससे लगा हुआ ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके अंतर्गत ये देखिए इतने वहाँ पर जलवायु विविधता जो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है और इसको समुद्र स्थल का अमेजन कहा जाता है। 22 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को कहा जाता है उसने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल की संकटग्रस्त सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अगर फैक्ट की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दुनिया भर की सबसे बड़ी प्रबल वित्तीय जो प्रणाली है इस सूची में शामिल करने की सिफारिश क्यों की गई है, क्योंकि 2015 में यूनेस्को ने उल्लेख किया था कि प्रबल वित्तियों की दृष्टिकोण खराब है, तब इसके दर्जे को अपरिवर्तित रखा गया। अब ये बोले आप इसको संकटग्रस्त में डालिए क्योंकि स्थिति काफी खराब हो चुकी है। यहाँ के वैज्ञानिकों का ही कहना है। तब से गंभीर समुद्री हीट वेव कारण इसके 3 प्रमुख प्रवाल विरंजन घटनाओं का सामना कर चुकी है। प्रवाल विरंजन मतलब होता है प्रवालों का मरना। अगर संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल की सूची की बात की जाए तो शहरी और पर्यटन विकास, सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं
और प्रत्येक सहित खतरों की विस्तृत श्रृंखला से सुरक्षा की आवश्यकता वाले स्थलों की पहचान की जाती है और उस विश्व धरोहर स्थलों की संकटग्रस्त सूची को 1972 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.4 के अनुसार तैयार किया जाता है। अगर संकटग्रस्त सूची का उद्देश्य की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना, प्रतिवाद को प्रोत्साहित करना और भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकना है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्योंकि वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में उसको बचाने के लिए इसमें संकटग्रस्त की श्रेणी में डालने की बात कही गई है। अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए तो मैंने आपको ये मैप में दिखाई दिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। और उसको देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ का विश्व धरोहर सूचीबद्ध क्षेत्रफल 3,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3,44,400 वर्ग किलोमीटर के ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क क्षेत्र का थोड़ा अधिक है। मरीन पार्क उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट के लगभग 2300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये 8वें राष्ट्रपति हैं वहाँ के। इनको वे अगस्त 2021 में पद ग्रहण लेंगे। वे राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी की जगह लेंगे। इब्राहिम राइसी को एक रूढ़वादी नेता के रूप में माना जाता है। ये वर्तमान में ईरान के मुख्य न्यायाधीश में अभी वहाँ पे बनेंगे, वहाँ के राष्ट्रपति। आइए, अभी हमने पुलित्जर पुरस्कार की बात की है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। तो 2 जून 2000 वो वहाँ पे वो 21 क्षेत्र में दिया जाता है, तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है किस पे, उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है ये। तो 2 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को, ये है डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये फ्रांस के पहले विनर बने हैं डेविड डियोप। यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले ये लेखक हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की 50,000 पाउंड की राशि में अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस के साथ ये साझा करेंगे। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है। तो ध्यान रखना, वो बुकर प्राइज किसी भी इमेजिनरी जो नॉवल होता है उसके लिए दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन या आयरलैंड में हुआ हो, तो उनको ये पुरस्कार मिलता है जो पब्लिश कहाँ किया जाए, ब्रिटेन या आयरलैंड में। साजन प्रकाश ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं। ओलंपिक में 26 जून 2021 को साजन प्रकाश आगामी जो टोक्यो में ओलंपिक हुए हैं उसमें ए स्टैंडर्ड में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक बन गए। तो ये हैं साजन प्रकाश। तो इसी के साथ आज जितने भी जुलाई महीने के प्रमुख करंट अफेयर्स थे उनको कवर कर लिया गया है। उम्मीद है मेरे द्वारा की गई कोशिश आपको अच्छी लगेगी। आप एक बार नहीं 10 बार धीरे धीरे इसको पढ़िए, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको कवर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये पेपर में अब 70 से 90% दावा करता हूँ इसमें आपको क्वेश्चन फंसी जाएंगे। कोई भी एग्जाम होगा जो मन क्वेश्चन आएंगे वहां से ये फंसेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह के और अपडेट्स को पाने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने साथ रहिए, खुशी से रहिए और क्या करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने में मदद कीजिए, इसको शेयर करिए, इसमें कमेंट करिए अगर आपको कोई दिक्कत हो, और सब्सक्राइब बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। थैंक यू।